Hello, बच्चों. A very good afternoon and welcome back to our channel that is Arms Juniors. I am Snehal and here to guide you in your biology preparations. तो बच्चों हम यहाँ पर कर रहे हैं आपके जो बोर्ड्स है बोर्ड्स की प्रिपरेशंस. उसमें हमने ऑलरेडी लाइफ प्रोसेसेस के जो दो पार्ट्स है उनको डिस्कस कर लिया है. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. राइट, तो एज यूजुअल हम पहले क्या करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज इवोल्यूशन. यहाँ पर दो अलग अलग प्रोसेसेस हमें डिस्कस करनी है, दैट इज हेरिडिटी एज वेल एज इवोल्यूशन. अब हेरिडिटी क्या होता है एंड इवोल्यूशन क्या होता है वही हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. राइट, उससे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स. कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस इन बेटर वे. राइट, सो लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट. राइट, इसमें बेसिक कंसेप्ट हमारे पास, जैसे जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, राइट, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. जीन तो आपको एक पता ही है. जीन क्या होगा, जैसे हमारे सेल में देयर इज अ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए. इस डीएनए के अगर आप देखो, डीएनए पे छोटे छोटे जो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो यू कैन से फ्रैगमेंट्स है डीएनए के, और यू कैन से पार्ट्स ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है, विच आर फंक्शनल, जो एक्चुअली क्या करेंगे, प्रोटीन फॉर्म करेंगे, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जीन बोलते हैं. ठीक है, और ये जो जीन है, जीन जैसा प्रोटीन बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स होंगे. ठीक है, कैरेक्टर को ही हम ट्रेट भी बोलते हैं. तो बहुत बार आपको ट्रेट ट्रेट ऐसा वर्ड दिया जाता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज कैरेक्टर. ठीक है, ट्रेट मतलब ही कैरेक्टर होता है, कुछ अलग सा मीनिंग उसका नहीं है. राइट, तो जीन समझ आया होगा. जीन क्या है, डीएनए का ऐसा फंक्शनल पार्ट जो एक्चुअली क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा. ठीक है, देन क्रोमोसोम क्या होता है, जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है दैट इज ऑलमोस्ट 2 मीटर लॉन्ग. ठीक है, तो डीएनए इतना लंबा है, राइट, उसको सेल में क्या करना है, अकोमोडेट करना है, तो हम ऐसे ही उसको फैला के नहीं रख सकते. व्हाट वी विल डू इज वी विल कॉम्पैक्ट दैट डीएनए. उसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में फोल्ड करके रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. किस फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में. राइट, तो इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम. ठीक है, तो क्रोमोसोम समझ आया होगा. देन न्यूक्लियोसोम क्या होता है, राइट, ये आगे आपको और डिटेल में देखो. चलो मैं आपको डायग्राम ही दिखा लेती हूँ यहाँ पर. ये रहा आपका डीएनए, ठीक है, विच इज वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक लंबा सा डीएनए है. अब इसको क्या करना है, हमें फोल्ड करके रखना है. तो फोल्ड करने के लिए कुछ प्रोटीन की हेल्प ली जाती है. ठीक है, उनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं. राइट, तो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करेंगे, दे विल फोल्ड दिस डीएनए. मतलब रैपिंग वगैरह पैकेजिंग में क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं डीएनए के. तो यहाँ पर प्रोटीन प्लस डीएनए है ना, जो हमने देखा था हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, इन दोनों से मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दीज आर न्यूक्लियोसोम्स. दीज आर न्यूक्लियोसोम्स. यही न्यूक्लियोसोम्स फिर से क्या होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है, दे आर फोल्डिंग फर्दर. राइट, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर. क्रोमैटिन फाइबर से आगे फर्दर फोल्डिंग होके बनता है आपका क्रोमोसोम. राइट, सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं when we are discussing about the packaging of DNA. ठीक है, डीएनए को पैक क्यों करना है, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. उसको आप सेल में ऐसे ही नहीं रख सकते, उसको प्रॉपर फोल्ड फॉर्म में रखोगे इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. राइट, तो डीएनए से क्रोमोसोम फॉर्म होने तक आपको अलग अलग बीच में स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. न्यूक्लियोसोम आपको समझ आया होगा. न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, दीज आर प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए. ठीक है, दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग. बीड्स मतलब जैसे मोती वगैरह. ठीक है, जैसे धागे पे मोती पिरोए है, वैसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोला गया है. देन न्यूक्लियोसोम से बनेगा क्रोमैटिन फाइबर्स. क्रोमैटिन फाइबर देन फर्दर कॉम्पैक्ट फोल्ड एंड फॉर्म द क्रोमोसोम. राइट, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं. राइट, तो आपको जीन समझ आया है, क्रोमोसोम समझ आया है, न्यूक्लियोसोम भी समझ आया है. देन न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अगर आप डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर देखो, दे आर पॉलीमर्स या थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है. फॉर एग्जाम्पल चलो
प्रोटीन को कंसीडर करो, आपको ये तो पता है प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के बहुत बड़ी चेन बन जाएगी, दैट बिकम्स योर प्रोटीन, राइट। तो जस्ट इमेजिन जैसे आपने धागा लिया है, उसमें मोती पिरोते जा रहे हो, ठीक है, और जो आपको माला मिलेगी एट द एंड, वो बन गया आपका प्रोटीन। और जो मोती है दैट इज अमीनो एसिड, राइट। तो अमीनो एसिड के जुड़ने से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। वैसे ही इन डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनता है, डीएनए या फिर आरएनए बनता है, राइट। तो डीएनए आरएनए पॉलीमर स्ट्रक्चर है। ये पॉलीमर किससे बने हैं, बाय न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देयर आर 3 कंपोनेंट्स। एक होता है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से आपके पास, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन आपने सुना होगा, जिसमें एडेनिन है ना, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन आता है, राइट। देन पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर आपने सुना होगा, डीएनए के नाम में ही आता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए के नाम में राइबोस शुगर, ठीक है। देन देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड, राइट। तो ये तीनों से मिलकर, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाने वाली हूं, तो इन तीनों से मिलके, 3 कंपोनेंट से मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे से जुड़ेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और जो चेन फॉर्म हो रहा है या स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है दैट इज नथिंग बट डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। ओके। तो कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, चलो आई गेस मैंने नहीं ऐड किया। इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में हमने देखा था देयर इज अ पेंटोस शुगर, ठीक है। इधर हो सकती है राइबोस शुगर या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो पेंटोस शुगर को हम ऐसा बनाते हैं, राइट। देन यहां पर फर्स्ट कार्बन पे, इस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेसेस जो है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन में आते हैं आपके एडेनिन एंड आता है ग्वानिन, ठीक है। वेर एज पायरिमिडीन में कौन कौन आता है, देर इज साइटोसिन, राइट। देन यूरासिल, यूरासिल जो है इट इज प्रेजेंट इन आरएनए, वो डीएनए में नहीं होता है। देन देर इज थाइमिन, ठीक है। तो ये 3 क्या है, दीज आर पायरिमिडीन, 2 एडेनिन ग्वानिन जो है दीज आर प्यूरीन, राइट। अब डीएनए का स्ट्रक्चर वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह, तो आपको ये चीज जरूर हेल्प करेगी। तो हमेशा यहाँ पर देखो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज डबल स्ट्रैंडेड, आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज 1 स्ट्रैंड, दिस इज 2nd स्ट्रैंड, ठीक है। एंड दे आर कॉइल्ड लाइक दिस। वो कैसे है, हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एंड यहां पर अगर आप देखो तो एक जो स्ट्रैंड है बेसिकली इट गोज इन दिस डायरेक्शन, तो दूसरा स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंटी पैरेलल कंडीशन, राइट। तो दो स्ट्रैंड है डीएनए के, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक ऊपर चढ़ रहा है, दूसरा नीचे नीचे की तरफ या फिर उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड्स आपको ये जो दिख रहे हैं बाहर का स्ट्रक्चर, बैकबोन्स, दीज आर मेड अप ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड वगैरह से बना हुआ है पूरा स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको दिखेगा, हाँ यहाँ पर तो हमने नाइट्रोजनस बेस लगा दिया, उसके अलावा ये जो 5th कार्बन है, यहाँ पर 5th कार्बन, यहाँ पे लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हमारा, ठीक है, पूरा जो स्ट्रक्चर बना, फिर से बना देती हूँ, दैट इज राइबोस शुगर, फिर यहाँ पे लगा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस लग सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, यूरासिल, थाइमीन हो सकता है, एनी वन, ठीक है, सारे साथ में नहीं लग सकते। देन देर इज पेंटोस शुगर। ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर बना है दिस इज न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के फॉर्म करते हैं आपके डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। उसमें से एक स्ट्रैंड, सपोज दिस स्ट्रैंड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दूसरा स्ट्रैंड आएगा इस डायरेक्शन में, राइट। अब इसमें क्या होता है, यहां पर आपको दिख रहा है नाइट्रोजनस बेस, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है, अंदर की तरफ। यहां पर आपको दिखेगा ये जो लाइंस बनाई है ना, दीज आर नथिंग बट नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड आपको दिखेगा। तो एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है,
ठीक है, जिस वजह से ये आपका दोनों स्ट्रैंड क्या है, जुड़े हुए हैं एंड दे आर टुगेदर। ठीक है, तो यहां पर सपोज नाइट्रोजनस बेस लगा है एडेनिन, ठीक है, इस स्ट्रैंड के शुगर के साथ एडेनिन ज्वाइन है, ठीक है, या फिर एडेनिन ने बॉन्ड फॉर्म किया है। वैसे इस साइड भी एक स्ट्रक्चर होगा ऐसा, राइट, यहां पर भी एक पेंटोज शुगर होगी, ये पेंटोज शुगर, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा सपोज। अब जब देखो यहां पर एडेनिन है तो दूसरे स्टैंड में क्या होगा, इन द सेकेंड स्टैंड अपोजिट स्टैंड देयर विल बी थाइमिन ऑलवेज, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। वैसे ही अगर साइटोसिन यहां पर लगा है तो यहां पर होगा ग्वानिन, समझ आया। तो हमेशा ये बॉन्ड पेयरिंग या फिर यू कैन से नाइट्रोजनस बेसिस की जो पेयरिंग है इट विल बी स्पेसिफिक एंड फिक्स, ऐसा ही रहेगा, राइट। तो हमेशा एडेनिन जो है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। फिर हमने यूरासिल भी देखा था, यूरासिल कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन आरएनए नॉट इन डीएनए, इन प्लेस ऑफ थाइमिन, थाइमिन की जगह पे वहां पर क्या होता है, यूरासिल लगता है, ठीक है, राइट, यहां पर लगेगा यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए, राइट। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा कि डीएनए में किस तरीके से 2 स्ट्रैंड बने हैं, राइट। ये बेस पेयरिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो आई होप आप समझ आए होंगे, आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट, राइट, सो दीज आर डिफरेंट बेसिक टर्म्स जो आपको इस चैप्टर में लगने वाली है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हेरिडिटी। एक्चुअली पहले हम हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या होता है, अब आप देख सकते हो यू हैव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा, ठीक है, जो न्यू यंग वन फॉर्म होगा उसमें आपको दिखता है कुछ कैरेक्टर्स फादर की तरफ से आते हैं, कुछ कैरेक्टर मदर की तरफ से आते हैं, राइट। तो यहां पर क्या हुआ है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या हुआ है, कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ है। और कैरेक्टर किस किस वजह से दिखते हैं, ड्यू टू द जीन, जो जीन है उसने जो प्रोटीन फॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग जो ऑफस्प्रिंग है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कैरेक्टर दिखते हैं, ठीक है। तो समवेयर जीन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट, और कैरेक्टर उस वजह से दिखने वाले। तो ये जो कैरेक्टर और जीन का ट्रांसफर है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। दिस इज नथिंग बट हेरिडिटी, राइट, इसी प्रोसेस को हेरिडिटी। नाउ व्हाट आर द यूजेस, व्हाई हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट, व्हाई हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर हेरिडिटी होगी देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें दोनों पेरेंट से कैरेक्टर आ जाएंगे। इसके अलावा और क्या होने वाला है, वेरिएशन आपको दिखेंगे, हर जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन आते हुए दिखेंगे। तो वेरिएशन अगर चाहिए तो हेरिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डायग्नोस करने के लिए भी हेरिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, राइट। देन प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज, राइट। हम जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह प्रोसेस होते हैं, प्लांट्स में भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, एनिमल्स में भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, इन हाइब्रिडाइजेशन वी सिलेक्ट आवर डिजायर्ड कैरेक्टर्स, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग या फिर उस कैरेक्टर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है वो हम देख लेते हैं, और उस जीन को हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू ट्रांसफर दैट इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। वो हो गया हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन या फिर हाइब्रिड फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा हेरिडिटी डिसऑर्डर्स का भी डायग्नोसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ट्रीटमेंट उनका करने के लिए ये हेरिडिटी का इंपॉर्टेंस है। तो देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ हेरिडिटी एज वेल, राइट। सो हेरिडिटी समझ आया होगा कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, बिकॉज डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, इस पे डेफिनेशन पूछा जाता है। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वाया जीन्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, राइट। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द डिस्कवरीज। कुछ साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ डिस्कवरीज करी है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो ईयर, यहाँ पर इसको इधर दिखेगा आपको ईयर, साइंटिस्ट, विच एरिया दे हैव वर्कड इन, एंड डिस्कवरी क्या किया उन्होंने, डिस्कवर क्या किया, ठीक है। इन द ईयर 1886 मेंडेल, ठीक है, पहले सबसे जो यू कैन से साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्चुअली जेनेटिक्स में अपना क्या किया,
वर्क स्टार्ट किया, मॉडर्न जेनेटिक्स में भी बोल सकते हो, ठीक है, एंशियंट जेनेटिक्स। तो ही इज द वन हु स्टार्टेड द स्टडी ऑन जेनेटिक्स फर्स्ट। तो 1886 में मेंडल ने क्या किया, he discovered pea, he done some experiments on pea plant, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बेसिकली जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये डिफरेंट क्या करे, एक्सपेरिमेंट्स किए, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। पायनियर मतलब जो कुछ स्टार्ट करता है, ठीक है, राइट, इनिशिएट करता है। तो पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज नो, किसको बोला जाता है, मेंडल को बोला जाता है, रिमेंबर दैट। देन इन 1901 ह्यूगो डी व्राइज, उन्होंने क्या किया, म्यूटेशन का स्टडी किया है, राइट। उन्होंने देखा कि व्हाट आर द एक्चुअल रीजन फॉर चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, राइट। उन्होंने बताया कि म्यूटेशंस आर द रीजंस which shows sudden changes in the organism, right? It was told by Hugo de Vries in 1901. Then we have 1902 में वॉल्टर एंड सटन, इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम पे स्टडी किया, ग्रासहोपर के जो क्रोमोसोम है उनमें स्टडी किया उन्होंने, ठीक है, किसने, वॉल्टर एंड सटन इन 1902। देन ऑसवाल्ड एवरी एंड ठीक है, मैकलीन, इन्होंने भी स्टडी किया था अबाउट द डीएनए, ठीक है, एमसीकार्टी, कोलिन, मैकलीड, ठीक है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। 1944 डीएनए पे स्टडी किया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए, ये इन्होंने प्रूव किया, ठीक है, वो उन्होंने डिस्कवर किया, किसने, ऑसवाल्ड एवरी, मैककार्टी, ठीक है, कोलिन, मैकलियड, ठीक है, इन सब ने। इट इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। देन 1961 अगेन अनदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें आपको दिखेंगे फ्रैंकोइस, जैकब, जैक, मोनार्ड, उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया एंड दे गेव द मॉडल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो ऑल दिस डिस्कवरीज एंड साइंटिस्ट, उनके ईयर, विच एरिया ऑफ यू नो विच फील्ड दे हैव वर्कड इन, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चार्ट है तो आप यहां से याद कर सकते हो, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट। नेक्स्ट है हेरिडिटी के अंदर हमने देखा था कि देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस करनी है, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ बेसिकली, राइट। हमने देखा था कि जो जीन है, जीन ही क्या करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। अब डीएनए से प्रोटीन कैसे फॉर्म होगा, वो हमें एक्चुअली डिस्कस करना है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, यही प्रोटीन एक्चुअली आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो ये सेंट्रल डोगमा क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन आरएनए से प्रोटीन कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे सेंट्रल डोगमा को हम शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, डीएनए से डीएनए बनना इज बाय रेप्लिकेशन प्रोसेस, है ना। ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपको पता है डीएनए की कॉपीज फॉर्म होती है, तो डीएनए से जो डीएनए बन रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करना। जब डीएनए से आरएनए बनेगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आरएनए बनेगा फ्रॉम डीएनए, राइट। फिर आरएनए से क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस से प्रोटीन फॉर्म होगा, राइट। इवन आरएनए से फिर से डीएनए भी बन सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से आरएनए भी बन सकता है, उसको आरएनए रेप्लिकेशन बोल सकते हो। तो दिस इज हाउ, दिस इज इन शॉर्ट इज योर सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, जिसमें डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है एंड हाउ दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन, राइट। तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसमें 3 स्टेप्स है और यू कैन से 3 प्रोसेसेस है जो हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है। ट्रांसलेशन में हम देखेंगे कि आरएनए जो है उससे प्रोटीन कैसे फॉर्म होगा, राइट। एंड ट्रांसलोकेशन, ये एक्चुअली प्रोटीन फॉर्मेशन में ही आता है, दिस इज ऑल्सो अ स्टेप ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। So let's get started with the first process of central dogma of life, that is transcription. Transcription मतलब डीएनए से बनना आरएनए, ठीक है। अब देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, ये सारे आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, ऐसे अलग अलग आरएनए बनते हैं। तो एमआरएनए क्या करता है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। कोडॉन क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, जैसे ए, यू, जी,
A, C, C, G, 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 ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस इज कॉल्ड नथिंग बट कोडॉन। आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, कैसे हो जाएगा ये प्रोसेस, वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले आपका जो डीएनए है, डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए क्या है, इट इज कॉइल्ड। उसके जो दो स्ट्रैंड है दे आर कॉइल्ड, राइट। अब उसको डीएनए को हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो हम क्या करेंगे, पहले डीएनए को ओपन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, ये अलग अलग एंजाइम थ्रू होती है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज इज देयर टू ओपन दिस डीएनए, इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, राइट। तो ये डीएनए क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज डीएनए विल बी अनवाइंडेड, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए पे है वो कॉपी हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइट। अब ये जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए जो बना है वो फॉर्म होता है इन द न्यूक्लियस। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में फॉर्म हो रही है। और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये जो आरएनए फॉर्म हुआ है उसको पहले न्यूक्लियस से बाहर निकाला जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म में आगे प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, राइट। तो पहले अनवाइंडिंग होगा डीएनए का बाय आरएनए पॉलीमरेज, राइट। चलो इधर ही हम देख लेते हैं। ये देखो, ये प्रोसेस है ऑफ आरएनए फॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर देखो, ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था आपका, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, यहाँ पर डीएनए को खोल दिया। पूरा डीएनए नहीं खोला जा रहा है, गैप गैप, छोटा छोटा, छोटे छोटे प्लेसेस में डीएनए को ओपन किया जाएगा। अब यहाँ पर जब डीएनए ओपन हो जाएगा, राइट, देयर आर सर्टन नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये डीएनए ओपन हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये फ्री है। फ्री है मतलब अब क्या होगा, मैंने जैसे बोला था, हमेशा एडेनिन एंड थाइमिन एक दूसरे से बाइंड होते हैं। जहां पर भी एडेनिन फ्री होगा वहां पर थाइमिन आके बाइंड होगा, ठीक है। जहां पर भी साइटोसिन फ्री होगा वहां पर ग्वानिन आके बाइंड होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो स्ट्रैंड हमने दो ओपन करे हैं, ये दो स्ट्रैंड जो हमने ओपन करे हैं, इसमें क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड है, हम्म, इस स्ट्रैंड को रीड करके, डीएनए के इस स्ट्रैंड को रीड करके यहां पर क्या लगते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पर ए लगा हुआ है एडेनिन, तो यहां से लगेगा थाइमीन। यहाँ पे साइटोसिन लगा है, यहाँ पे ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन ग्वानिन। इस तरीके से पूरा ये जो स्ट्रैंड है, उसको कॉपी करके यहाँ पर जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट आरएनए। ये एमआरएनए फॉर्म होगा, राइट। डीएनए को, डीएनए के एक स्ट्रैंड को कॉपी करके, रीड करके, उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होते जाएंगे, और ऐड होते होते क्या बनेगा, एक स्ट्रैंड ऐसा बनता है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखेगा पूरा, अब धीरे धीरे देखो, इतना प्लेस खुला, फिर ये क्लोज हो जाएगा, आगे वाला प्लेस खुल जाएगा, आगे वाला प्लेस, आगे वाला। तो ऐसा पूरा डीएनए को रीड करके एक लंबा सा क्या बनेगा आपका, एमआरएनए बनेगा। और इस एमआरएनए को रीड करके आगे क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा, ठीक है, राइट। तो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, राइट। यहाँ पर क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, फिर उस डीएनए के स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करके, रीड करके अपोजिट एक स्ट्रैंड बनता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स होंगी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर एडेनिन है तो दूसरे जो नया स्ट्रैंड बन रहा है इसमें थाइमीन लगेगा, साइटोसिन है तो वहां पर ग्वानिन लगेगा अपोजिट स्ट्रैंड में। तो इस तरीके से एक पूरा स्ट्रैंड ऐसा बनता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, धीरे धीरे इसका इलोंगेशन होता जाएगा। इतने प्लेस में हुआ, फिर से ये क्लोज हो जाएगा, इतना प्लेस, राइट। इतना डीएनए जो ओपन हुआ था वो फिर से क्लोज होगा, फिर से आगे वाला डीएनए खुलेगा, फिर से ये क्लोज होगा, आगे वाला डीएनए खुलेगा। इसको हम बोलते हैं इलोंगेशन प्रोसेस, ठीक है। ये स्टेप है, इट इज वन ऑफ द स्टेप इन आरएनए फॉर्मेशन, राइट। तो ये जो आरएनए है उसका फर्दर इलोंगेशन होता गया, राइट। अब ये जो एमआरएनए बना है इसको क्या किया जाएगा, पहले ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस में हो रही है। तो इस आरएनए को अब साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और साइटोप्लाज्म में देयर विल बी प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट प्रोसेस इन द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से ही क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, राइट। वंस दिस एमआरएनए लेफ्ट द न्यूक्लियस, वो कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। अब जैसे ही एमआरएनए कहा गया, साइटोप्लाज्म में आ गया,
उससे राइबोसोम बाइंड हो जाएंगे, राइट। सपोज दिस इज mRNA, उससे क्या होगा, राइबोसोम इस तरीके से, एक छोटा सब यूनिट होता है, एक बड़ा सब यूनिट होता है, ठीक है, बीच में उनके इस तरीके से mRNA रहेगा, राइट। तो ये पेन जो है, दिस इज mRNA, माय हैंड्स आर बेसिकली एक्टिंग एज अ राइबोसोम, और ये इस तरीके से क्या होगा, बाइंडिंग होगी राइबोसोम की ऑन mRNA। तो अब जब राइबोसोम बाइंड होगा और mRNA क्या करता है, हमने बोला था M मतलब मैसेंजर RNA, ठीक है, ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ मैसेज, और इट हैज अ मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। कोडॉन मतलब क्या होता है, कोडॉन मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस और 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 3 का ग्रुप होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। तो एक कोडॉन को रीड करके एक अमीनो एसिड लाया जाएगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करना है। प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड के जुड़ने से, राइट। तो ऐसे mRNA पे बहुत सारे कोडॉन है, राइट। तो 3 के ग्रुप में है, हर एक कोडॉन को रीड करके एक अमीनो एसिड, दूसरे कोडॉन को रीड करके दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा अमीनो एसिड, चौथा, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड आ जाएंगे और उनमें बॉन्ड फॉर्म होंगे। अमीनो एसिड में बॉन्ड फॉर्म होंगे, बॉन्ड फॉर्म होने से क्या होगा, एक चेन फॉर्म होगा, दैट इज नथिंग बट अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और उसको हम प्रोटीन भी बोल सकते हैं, राइट। और ये जो अमीनो एसिड लेके आने का काम है, ये दूसरा आरएनए करता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। इट इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए, राइट। ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, इट हैज अमीनो एसिड अटैच टू इट, और उसमें क्या होगा, जो एमआरएनए पे कोडॉन है, उस कोडॉन के अपोजिट सीक्वेंस होता है, जिसके वजह से, जैसे कॉम्प्लीमेंट्रिटी हम बोल रहे हैं ना, जैसे अगर सपोज सीक्वेंस है कोडॉन का AUG, ठीक है, कोडॉन का सीक्वेंस क्या है, AUG, यहाँ पे बना लेती हूँ, दिस इज mRNA, ये क्या है, mRNA, राइट। mRNA, सपोज यहाँ पर सीक्वेंस है AUG। अब यहाँ पर जो ये आएगा ट्रांसफर आरएनए या tRNA आएगा, उस पे क्या होता है, उस पे क्या होगा, यहाँ पर अमीनो एसिड लगा हुआ है, राइट। और ये अमीनो एसिड स्पेसिफिक होगा, जैसा ये कोडॉन है, उसके अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड होता है, ठीक है। सपोज AUG लगा है, तो ये जो आरएनए होगा tRNA, दिस इज tRNA, इस tRNA पे जो सीक्वेंस होता है, ये AUG के अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कैसे होगा अपोजिट, A के साथ T अटैच होने वाला है, ठीक है, देन सॉरी U होगा यहाँ पर, क्योंकि RNA है, U, ठीक है, U के साथ अगेन यहाँ पर A एंड G के साथ C, UAC, कुछ ऐसा सीक्वेंस, ठीक है। वो कहां पर प्रेजेंट होगा, ऑन tRNA। जब ये दोनों सीक्वेंसेस एक दूसरे के पास आएंगे, तो बेसिकली ये tRNA क्या करेगा, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ढूंढेगा और उस सीक्वेंस से जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे क्या होगा, ये अमीनो एसिड जुड़ता जाएगा, मतलब जैसे अगर यहाँ पर AUG है, नेक्स्ट सपोज CCC है, GGG है, ठीक है, AAA फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, CCC को रीड करके GGG ऐसे सीक्वेंस वाला एक tRNA आएगा, जिसपे अमीनो एसिड उसके अकॉर्डिंग जुड़ा होगा। तो ये क्या करेगा, tRNA ये शिफ्ट होता जाएगा, बेसिकली tRNA क्या करेगा, अपना जो अमीनो एसिड है उसको यहीं पे रिलीज करेगा, राइट। और दूसरा जो tRNA है, उसने जो अमीनो एसिड लाया है, वो फिर इससे क्या करेगा, इस अमीनो एसिड से बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर से तीसरे tRNA जो अमीनो एसिड लाया है, वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से अमीनो एसिड में क्या होते जाएंगे, बॉन्ड फॉर्म होते जाएंगे, और इन्हीं बॉन्ड फॉर्मेशन से एट द एंड देयर विल बी अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज नथिंग बट द प्रोटीन चेन, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, उसको मैं आगे दिखाती हूँ। ये देखो, आरएनए, ये डीएनए था, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से ये बना है mRNA, मैसेंजर आरएनए। आई डोंट नो यू आर एबल टू सी, बट इस पे छोटे छोटे आपको यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पर कोडॉन लिखा हुआ है, ठीक है, कोडॉन्स वगैरह, राइट। तो ये जब mRNA फॉर्म होगा, ये कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइटोप्लाज्म में। जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा, यहाँ पर इसके साथ देखो, ये छोटा सब यूनिट राइबोसोम का, ये बड़ा सब यूनिट है राइबोसोम का, इसके साथ क्या हो गया, राइबोसोम्स बाइंड हो गए, राइट। अब यहाँ पर आपको दिखेगा ये येलो कलर में, दिस इज mRNA, और ये जो है दिस इज tRNA, ये बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर भी tRNA दिख रहा है, दिस इज tRNA। और tRNA पे ऊपर जो है आपको अमीनो एसिड जुड़ा हुआ दिखेगा, क्या दिख रहा है, अमीनो एसिड। ऐसे बहुत सारे tRNA
हर एक कोडॉन के लिए आपको अलग अलग टीआरएनए दिखता है, ट्रांसफर आरएनए दिखता है, और उसके साथ स्पेसिफिक अमीनो एसिड जुड़ा हुआ दिखता है। ठीक है, तो जब भी सपोज यहाँ पर दिया है CGU, ये ऐसा कोडॉन है, उसको रीड करके कौन आया, GCA। ठीक है, यहाँ पर जो टीआरएनए है उसमें कौन सा सीक्वेंस है, अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा तभी तो ये यहाँ पे बाइंड हो पाएगा, राइट। और ऑब्वियसली उसने जो अमीनो एसिड लाया है वो भी फिर आगे क्या करेगा, दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, एंड एट द एंड इस तरीके से आपको प्रोटीन चेन फॉर्म होती हुई दिखेगी। ठीक है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन प्रोसेस, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन इज एक्चुअली द वन ऑफ द स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फॉर्मेशन का ही है, जिसमें क्या होता है, राइबोसोम जो है ये शिफ्ट होता रहेगा, इट विल मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू द नेक्स्ट, और यू कैन से इट विल मूव ऑन mRNA। ठीक है, अब यहाँ पर टीआरएनए था, टीआरएनए अमीनो एसिड लाया, जुड़ गया, ठीक है, फिर से आगे। ठीक है, इस तरीके से ये शिफ्ट होता जाएगा आगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, राइट। तो जो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है, राइट, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। नाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। ये सारी प्रोसेस डिटेल में आप पढ़ोगे व्हेन यू एंटर इन योर 11th 12th। ठीक है, नीट का जब आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, इवन इन योर सिलेबस बोर्ड वगैरह के प्रिपरेशन में भी आपको ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने को मिल जाएगा, राइट। तो ट्रांसलोकेशन इट इज वन ऑफ द स्टेप, और यू कैन से ये ट्रांसलेशन की ही प्रोसेस में आता है, जिसमें राइबोसोम क्या होता रहेगा, इट विल मूव ऑन mRNA। ओके, सो दिस इज ट्रांसलोकेशन। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज म्यूटेशन। सेंट्रल डोग्मा हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो देख लिया हमने। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, अचानक से जीन में कोई चेंज आ गया, हो सकता है कोई फिजिकल फैक्टर्स या फिर कोई रेज वगैरह, राइट, हार्मफुल रेज, या फिर कोई केमिकल आपकी सेल में एंटर कर गया, जिसकी वजह से डीएनए क्या हो गया, चेंज हो गया, या फिर जीन चेंज हो गया, राइट। जीन को उसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो सडन चेंज अकरिंग इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की वजह से जीन चेंज हो गया, राइट, जीन का सीक्वेंस चेंज हो गया, जीन में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो गया तो प्रोटीन भी अलग फॉर्म होने लगेगा, राइट। हमने प्रोटीन सिंथेसिस में देखा कि पर्टिकुलर कोडॉन के लिए पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही आता है। तो अगर आप वो कोडॉन ही चेंज कर दो, या फिर यू कैन से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही चेंज कर दो, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोटीन गलत फॉर्म होगा, या फिर अलग ही प्रोटीन फॉर्म होगा जो पहले नहीं फॉर्म हो रहा था। ठीक है, जो हो सकता है एबनॉर्मल भी हो, या फिर उससे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो म्यूटेशन के वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो, कुछ चेंजेस आ जाए, फिजिकल कैरेक्टर्स अलग दिखने लग गए, राइट, एंजाइम अलग फॉर्म हो जाए, उसके वजह से प्रॉब्लम हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ म्यूटेशन जो है दे आर नॉट हार्मफुल। ठीक है, उनसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन किस वजह से होता है, देर आर डिफरेंट रीजंस फॉर म्यूटेशन। इनको हम बोलते हैं म्यूटाजेन्स। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड म्यूटाजेन्स, राइट। so during transmission of genes from during transmission of gene, some genes are transmitted without change, however sometimes sudden changes occur in the gene, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, right? Now any nucleotide of the gene changes in the position, it causes the wrong formation of protein, जिसके वजह से क्या होगा, there can be changes in the physiological factors। ठीक है, फिजियोलॉजी चेंज हो सकती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज हो सकता है, एंड मेनी थिंग्स। ठीक है, बट समटाइम्स इट कैन बी नॉन हार्मफुल एज वेल, राइट। म्यूटेशन हमेशा हार्म कॉज करेंगे या फिर प्रॉब्लम कॉज करेंगे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समटाइम्स दे आर नॉन हार्मफुल एज वेल। नाउ व्हाट आर द रीजन, म्यूटाजेंस क्या होते हैं, म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट्स होते हैं जिनके वजह से म्यूटेशन होगा। ऐसे कौन कौन से म्यूटाजेंस है, वी हैव सर्टेन रेडिएशंस लाइक यूवी रेज, एक्स रेज वगैरह। कोई पर्सन हमेशा कंटिन्यूअसली एक्स रेज, यूवी रेज में काम कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स रे, यूवी रेज, ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, जो भी यूवी रेज है, एक्स रेज है, दे आर फॉलिंग ऑन द स्किन ऑफ दैट पर्सन। उसकी वजह से जो स्किन में सेल है, ठीक है, उसमें डीएनए है, उस डीएनए का जीन क्या हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, सीक्वेंस मॉडिफाई हो सकता है, तो वही हुआ, म्यूटेशन हुआ।
केमिकल्स भी हो सकते हैं कुछ, राइट। सम केमिकल्स विच आर रिलीज ड्यूरिंग स्मोकिंग, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के टाइम पे, ठीक है। देन जैसे बेंजोइल, बेंजोइल पेरोक्साइड वगैरह, इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्ने प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आप यूज करते हो, उनमें भी कार्सिनो सॉरी म्यूटाजेंस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, राइट। तो कुछ केमिकल्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन एजेंट्स, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे वायरसेस वगैरह। वायरस का मोड ऑफ एक्शन आपको पता ही है, वो क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज वायरस रिक्वायर द जेनेटिक मटेरियल या फिर हेल्प ऑफ होस्ट टू रेप्लिकेट इस जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या करेगा, जब होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको होस्ट की सेल में क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। वही जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, वो होस्ट के डीएनए के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, या यू कैन से इट विल गेट अकोमोडेटेड इन द जीन और द डीएनए ऑफ द होस्ट, ठीक है। इट विल बिकम द पार्ट ऑफ डीएनए ऑफ होस्ट, ठीक है, डीएनए का पार्ट बन जाएगा होस्ट के। और जैसे जैसे होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, होस्ट का डीएनए ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा, वैसे वैसे ये जो वायरस है उसका भी डीएनए क्या करने लगेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, वायरस ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में इंट्रोड्यूस कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिसकी वजह से होस्ट का जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, राइट। वो पहले अलग था, अब होस्ट का डीएनए भी उसमें आ गया, सॉरी वायरस का डीएनए भी क्या हो गया, उसमें इंट्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक सीक्वेंस, ठीक है, जीन सीक्वेंस ऑफ होस्ट इज चेंज्ड। तो इसी को हम बोल सकते हैं म्यूटेशन हो गया, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे वायरस, एचपीवी वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कंटामिनेटेड फूड वगैरह के थ्रू ये एंटर कर सकता है। नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से, जैसे अगर आप देखो बहुत तेज धूप है, ठीक है, तेज धूप में आप काम कर रहे हो या फिर खड़े हो, जिसकी वजह से जो एक्सरेज, यूवी रेज वगैरह, सॉरी यूवी रेज वगैरह है वो डायरेक्टली आपकी स्किन पे फॉलो हो रहे हैं, and जिसकी वजह से ऑब्वियसली दे कैन बी म्यूटाजेनिक, म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, राइट। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस एज वेल। कुछ म्यूटेशन मेजर होते हैं जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, एज आई सेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजी चेंज हो सकता है। कुछ म्यूटेशन माइनर भी होते हैं, ठीक है, कुछ म्यूटेशंस माइनर भी होते हैं। म्यूटेशंस के अलग अलग टाइप आप देख सकते हो, अलग अलग तरीके से म्यूटेशन हो सकता है। इंसर्शनल म्यूटेशन, उसमें क्या होगा, जैसे पहले जो सीक्वेंस है, दिस इज अ नॉर्मल सीक्वेंस CTAG, दिस इज अ नॉर्मल सीक्वेंस फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें क्या हुआ, सपोज एक एडिशन CTAG था, यहाँ पर सेकेंड प्लेस में आपको दिख रहा है, क्या ऐड हो गया, गुआनिन ऐड हो गया G, ठीक है, जिसके वजह से कोडॉन का सीक्वेंस चेंज हुआ। अब यहाँ पर 3 का सीक्वेंस क्या है, CTA था, कोडॉन क्या था, CTA, जिसके वजह से अमीनो एसिड कुछ अलग आता। अब यहाँ पर क्या है, CGT सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गया ना। देर इज जस्ट एडिशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि कोडॉन चेंज हो गया। अब कोडॉन जो होता है इट इज स्पेसिफिक फॉर प्रोटीन, राइट। CTA को रीड करके जो अमीनो एसिड आ रहा है वो अलग है, CGT को रीड करके अमीनो एसिड जो आ रहा है वो अलग है। इवन अ चेंज ऑफ सिंगल अमीनो एसिड, इवन सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैन कॉज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। अगर प्रोटीन डिफरेंट फॉर्म हुआ तो ऑब्वियसली कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। देन डिलीशन, सपोज CTAG, दिस इज अ नॉर्मल सीक्वेंस, इसमें से हमने क्या कर दिया, या फिर बाय म्यूटेशन, ठीक है, हो सकता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ये जो यहाँ पर CTAG था, ये सीक्वेंस नॉर्मल, तो यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ए क्या हो गया, रिमूव हो गया, या फिर गलती से वो ऐड ही नहीं हुआ। उसकी वजह से ड्यू टू द डिलीशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड कैन कॉज चेंज इन द कोडॉन। फिर से अब कोडॉन क्या हो गया, ए निकाल दो, CTG रह गया। तो CTG को रीड करके अलग अमीनो एसिड आएगा, अलग अमीनो एसिड प्रोटीन अलग फॉर्म होगा, एंड कैरेक्टर्स लाइकवाइज। देन इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या हुआ है, देखो यहां पर फोकस करो, ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड है इनका सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले नॉर्मली TA होना चाहिए था, सीक्वेंस चेंज हो गया, कैसा बन गया, AT बन गया, CATG, ठीक है। तो अब CAT को रीड करके अलग अमीनो एसिड यहाँ पर आएगा।
देन ड्यूप्लीकेशन, ड्यूप्लीकेशन में क्या हो रहा है, देखो ये जो TAT है इसका क्या हो गया, डुप्लीकेशन, या फिर 2 बार लग गए, ठीक है। तो CTA TAG, तो CTA को रीड करके अलग अमीनो एसिड आएगा, TAG को रीड करके अमीनो एसिड अलग आएगा, जिसके वजह से अलग अलग प्रोटीन फॉर्म होगा। तो ऑब्वियसली प्रोटीन फॉर्म, कैरेक्टर अलग, फीचर्स अलग, ट्रेट अलग होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इवन अ माइनर change in the sequence of codon can change the protein formation. Protein अलग हो गया तो obviously there will be the different characters. Now what are the effects of this mutations? क्या हो सकता है म्यूटेशन की वजह से? जैसे मैंने बोला मेजर अगर म्यूटेशन है तो देर कैन बी मेजर डिजीजेस ऑल्सो, माइनर है तो इतना ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसे इट ब्रिंग्स अबाउट वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया, कैंसर। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी का शेप फॉर्म करने वाला जीन है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड बस चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से आरबीसी का शेप जो नॉर्मली बायकॉन्केव है वो कैसा बन जाता है, सिकल शेप हो जाता है। इवन इट कैन कॉज कैंसर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स आल्सो सीन, राइट। एल्बिनिज्म हो सकता है। एल्बिनिज्म में क्या होता है, जैसे अगर आप देखो तो उनका जो पिगमेंट है मेलानिन वो फॉर्म नहीं होगा, मेलानिन फॉर्म नहीं होगा तो देर विल बी डिस्कलरेशन या फिर कलर नहीं है स्किन में। देन फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट भी देखा जा सकता है, ठीक है, किसी किसी को एक्स्ट्रा फिंगर वगैरह दिखते हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा उंगली वगैरह दिखेगा तो दैट इज म्यूटेशन अगेन, राइट। सो दिस इज हाउ, अब उससे ये जो दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट, इससे इतना भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बट अगर आप देखो सिकल सेल एनीमिया के, देन कैंसर, एल्बिनिज्म, दीज आर मेजर डिजीजेस, ठीक है, इनसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, होंगे, ठीक है। सो देर कैन बी मेजर इफेक्ट्स एज वेल एज माइनर इफेक्ट्स of mutations, right? Okay, now we are going to discuss about evolution. Let us discuss evolution. All right, so now that we have discussed about heredity, let us discuss our next topic, that is evolution. ठीक है, evolution में हम पढ़ेंगे कि कैसा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, उसमें गैलेक्सीज फॉर्म कैसे हुई है, अर्थ कैसे फॉर्म हुई और उस पर लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, कैसे ओरिजिनेट हुआ होगा पहला सेल, ठीक है। फिर उससे आगे हम इवोल्यूशन देखेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए होंगे। देन एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एज वेल, ठीक है। पहले हम ऐसे दिखते थे क्या, नहीं, हमारे कोई ना कोई एंसेस्टर होंगे, उनसे फिर इवोल्यूशन होके हम धीरे धीरे मॉडर्न ह्यूमन बने हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन का जो बेसिस है दैट इज वेरिएशन, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। इवोल्यूशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है या यू कैन से एक बेसिस है, दैट इज वेरिएशन। अगर वेरिएशन आएंगे ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम ईयर्स, दे विल अक्यूमुलेट और उनसे नया और नया स्पीसीज क्या होगा, फॉर्म होगा। दैट मीन्स इवोल्यूशन हो रहा है, न्यू स्पीसीज आर बीइंग फॉर्म, राइट। तो ये जो इवोल्यूशन है इसके लिए बेसिस क्या है, यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस इज दैट वेरिएशंस आर देयर। ये वेरिएशन कैसे होते हैं, ये हमने पहले टॉपिक में ही पढ़ा, हेरिडिटी में पढ़ाया कि वेरिएशन कैसे आएंगे। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी इन्वॉल्व इन इट, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देयर विल बी एक्सचेंज, है ना, हमने मियोसिस भी पढ़ा है। मियोसिस में हमने देखा था जो पैचिटिन फेज है, राइट, उसमें क्या होता है, देयर इज क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक्सचेंज होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट, वो सारी चीजें। तो जिसकी वजह से वेरिएशन क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, अक्यूमुलेट होते हैं। ये वेरिएशन एवरी जनरेशन में दिखेंगे आपको और धीरे धीरे ओवर द टाइम आपको एक नया स्पीसी फॉर्म होते हुए दिखेगा, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ होगा, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो कैसे फॉर्म हुआ होगा, राइट। तो इट इज प्रिज्यूम दैट जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ होगा कि एक 15 बिलियन ईयर्स अगो, इससे अब से पहले 15 बिलियन ईयर्स एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, ठीक है, देयर वाज अ बिग बैंग, बूम। और इस धमाके में क्या हुआ, बहुत सारा डस्ट, यू कैन से यू नो वार्म एयर, राइट, गैसेस रिलीज हो गए, ठीक है, एलिमेंट्स रिलीज हुए, राइट। धीरे धीरे उनका कंडेंसेशन हुआ और उनसे फिर हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। मैटर एंड एनर्जी वर रिलीज्ड, ठीक है, इस धमाके में ऑब्वियसली कहीं पे भी धमाका होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है, मैटर रिलीज होगा, डस्ट पार्टिकल्स, राइट, वो रिलीज हुए और जिसके वजह से धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स फॉर्म होने लगा, ठीक है। तो the fragments of the ball, fireball expanded and over the period उनका कंडेंसेशन, कूलिंग हो गया,
जिसकी वजह से सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म हो गई। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब आपको पता है जो भी गैलेक्सी में जो भी आपको दिखता है, प्लैनेट्स वगैरह, वो सारी चीजें, उनको हम सेलेस्टियल, ये जो यूनिवर्स है ये जो आपका अर्थ है, अर्थ से बाहर वाला, ठीक है, जो भी है उसको सेलेस्टियल बॉडीज बोलेंगे। तो सेलेस्टियल बॉडी इस तरीके से फॉर्म हो गई। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ, राइट। इस तरीके से देखो, आफ्टर द बिग बैंग, यहाँ पर क्या हुआ, बिग बैंग हुआ। आफ्टर बिग बैंग यू कैन से देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स इसमें रिलीज हो गए थे, ठीक है, इस धमाके में, राइट। फिर उनसे प्रोटॉन फॉर्म होने लगे, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह फॉर्म होने लग गए। इन्हीं से आगे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन, हेलियम, राइट, इनके जैसे कुछ यू कैन से गैसेस फॉर्म होने लग गए, ठीक है, राइट। इसके अलावा एटम्स फॉर्म हो गए, एटम्स फॉर्म होने लग गए। इन्हीं के वजह से फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड स्टार्स, गैलेक्सीज फॉर्म होने लग गए, ठीक है, क्लस्टर फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गए, गैलेक्सीज फॉर्म हो गए, ठीक है, डिफरेंट गैलेक्सीज वेर देयर। हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, यूनिवर्स फॉर्म हुआ, उसमें गैलेक्सीज फॉर्म हो गई वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस धमाके में जो भी एलिमेंट रिलीज हुए थे, जिनके वजह से क्या हुआ, इवन मैटर, जो भी एनर्जी रिलीज हुई, उसके वजह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह फॉर्म हो गए। उसके वजह से एटम फॉर्म हो गए। एटम से आगे धीरे धीरे क्या होगा, गैलेक्सीज फॉर्म होने लगी, ठीक है। और इसी गैलेक्सी में, ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ फिर। तो ये अर्थ जो है इट इज ओरिजिनेटेड 6 बिलियन ईयर्स अगो। अब से लेकर 6 बिलियन ईयर अगो अर्थ का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो जो अर्थ है इट इज सपोज टू बी ब्रोकन फ्रॉम द सन, ठीक है, सन से ही क्या हुआ है, अर्थ फॉर्म हुआ है, ऐसा बोला गया। तो पहले जो अर्थ था, प्रिमिटिव अर्थ, ऑब्वियसली सन से फॉर्म हुआ है, तो क्या होगा, बहुत सारा यू कैन से इट इज हॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, हॉट गैसेस थे, ठीक है, जलता हुआ तपता हुआ स्ट्रक्चर था, राइट। और अर्थ जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, यही अर्थ इट स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर चलता गया, राइट। जैसे जैसे सन से दूर होता गया टेम्परेचर फॉल होता गया, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता गया, अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, कूलिंग हो गई, कंडेंसेशन हो गया, जो भी गैसेस थे उनका कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हेवी एलिमेंट्स भी थे, ठीक है, जो हेवी एलिमेंट्स थे उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग, ऑब्वियसली हेवी एलिमेंट्स है तो उनका डेंसिटी ज्यादा होगा, ड्यू टू दैट ये हेवी एलिमेंट्स क्या हो गए, दे सेटल्ड इन द सेंटर, और उन्होंने क्या किया, दे फॉर्म अ कोर ऑफ अर्थ, अर्थ का क्या फॉर्म कर लिया, कोर फॉर्म कर लिया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनकी डेंसिटी कम थी, जिनकी डेंसिटी कम थी, उन्होंने क्या किया, आउटर मोस्ट कवरिंग या फिर उसको बोल सकते हो एटमॉस्फेयर फॉर्म कर लिया, राइट। सो इस तरीके से सन से ही ब्रोक होके या फिर टूट के एक पार्ट बना था, राइट। वो कैसा था पहले, इट वाज बर्निंग हॉट, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेस टेम्परेचर था, राइट, एक्सेस टेम्परेचर था। फिर धीरे धीरे यही पार्ट क्या होने लगा, सन से दूर जाने लग गया, दूर जाने लग गया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, कूलिंग हो गई, गैसेस जो थे वहां पर वो कंडेंस हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह जैसे गैसेस थे वो क्या हो गए, कंडेंस हो गए, हाइड्रोजन, हेलियम वगैरह। इनके कंडेंसेशन के बाद इवन देयर वर सर्टेन एलिमेंट्स एज वेल, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका डेंसिटी ज्यादा था, ठीक है, हेवी एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने सेंटर में अपना कोर बना लिया। जो एलिमेंट्स जिनकी डेंसिटी कम थी उन्होंने बाहर का एनवायरमेंट या फिर इसको बोल सकते हो एटमॉस्फेयर फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अर्थ फॉर्म हुई है। अब अर्थ तो कैसे फॉर्म हो गई वो पता चल गया, बट इसमें लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई वो हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले लेट अस डिस्कस कि इवोल्यूशन एक्चुअली क्या होता है, इवोल्यूशन को आप डिफाइन कैसे करोगे। इवोल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक जनरेशन, ठीक है, पेरेंट थे, पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बना वो डायरेक्टली अलग स्पीसीज फॉर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली। तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ग्रेजुअल चेंज होता जाएगा, धीरे धीरे चेंज होके फिर यही जो वेरिएशन हर एक जनरेशन में आए हैं वो अक्यूमुलेट होते जाएंगे, एंड एट द एंड आफ्टर मेनी इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, आपको एक नई स्पीसी फॉर्म होते हुए दिखेगी, मतलब समवेयर इवोल्यूशन हुआ। तो इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कैसा बोल सकते हो आप, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक बार चेंज हो गया तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, स्लोली स्लोली होता रहेगा। अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, राइट।
एंड इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नई स्पीसी फॉर्म होगी, राइट। एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस, राइट, स्लो प्रोसेस, हमने ग्रेजुअल में डिस्कस कर लिया था, राइट। तो ये जो सारा है, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, राइट। द चेंजेस दैट गेट अक्यूमुलेटेड ओवर सेवरल जनरेशन इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में भी हमने देखा था कि नेचर सिलेक्ट्स कि जो भी फिट है टू सर्वाइव, वही क्या करेगा आगे, जिंदा रह पाएगा या फिर सर्वाइव करेगा, और उसी की स्पीसी आगे का क्या कर पाएगी, बढ़ पाएगी, राइट। तो दिस इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पे आपको पूछा जाता है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जो हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी, उसपे लाइफ कब और कैसे ओरिजिनेट हुई, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सेल कैसे फॉर्म हुआ होगा? अगर आप बात करो प्रिमिटिव अर्थ की, तो वहां पर गैसेस, ऑक्सीजन वगैरह नहीं था, देयर वर हाइड्रोजन, ठीक है, देन नाइट्रोजन था, कार्बन था, राइट, बट देयर वर नो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिर बाद में आया, फॉर्म हुआ, राइट। तो पहले क्या था, जो अर्थ है, अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट कब हुई? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, अब से लेकर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो बिगिनिंग में देयर वर ओनली सिंपल एलिमेंट्स वर देयर इन द ओशन। तो धीरे धीरे क्या हो गया, इन्हीं से फर्दर रिएक्शन होके यही एलिमेंट क्या कर गए, रिएक्ट कर गए। फ्रॉम दिस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड। इन्हीं से क्या हुआ, अमोनिया, मीथेन, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, देन प्रोटीन्स वगैरह, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, ठीक है, ये सब फॉर्म हुए, ठीक है। इन्हीं से न्यूक्लिक एसिड, अब देखो ये तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए, इन्हीं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से फिर आगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते गए। अब देखो जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से बने प्रोटीन, जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ गए, दे फॉर्म प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन, पायरिमिडीन वगैरह जो थे यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस, उनसे फिर जाके डीएनए, आरएनए बने, न्यूक्लिक एसिड्स बने, राइट। तो दैट देन आफ्टर complex compounds like proteins and nucleic acids were formed from these simple compounds. This step was followed by formation of pre-cell. इन्हीं से क्या हुआ, आगे धीरे धीरे प्री सेल, प्री सेल मतलब प्रिमिटिव सेल बोल सकते हो, बहुत पहली वाली सेल फॉर्म हो गई, ठीक है। अब देखो प्रोटीन फॉर्म हुआ है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स बने हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यू कैन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो लाइफ को क्या कर सकते हैं, ओरिजिनेट कर सकते हैं, वैसे कुछ कंपाउंड हमारे पास अब मिले हैं। इन्हीं से फिर धीरे धीरे फर्दर इवोल्यूशन होके क्या बना, प्री सेल, प्रिमिटिव सेल्स फॉर्म हो गई, राइट। द न्यूक्लिक एसिड इन द प्री सेल्स ग्रेजुअली स्टार्टेड सीरीज ऑफ रिएक्शन लाइक प्रोटीन सिंथेसिस। इन्हीं से फर्दर क्या होगा, अलग अलग प्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए बन चुके हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन फॉर्म होंगे, तो देयर विल बी न्यू प्रोटीन्स फॉर्म। यही प्रोटीन से फिर आगे फर्दर स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते गए। फ्रॉम दिस प्रिमिटिव सेल्स वर फॉर्म। इन्हीं से क्या हुआ, प्रिमिटिव सेल फॉर्म हो गई, बहुत पुरानी पहली वाली सेल जो है वो यही से फॉर्म हुई, राइट। अब जो इनकी नंबर है, देयर नंबर इंक्रीज बाय यूटिलाइजिंग सराउंडिंग केमिकल्स। ये जो सेल्स है, इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग सराउंडिंग केमिकल्स, राइट। कुछ सेल्स पहले क्या थी, ऑटोट्रोपिक थी, देन दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग केमो ऑटोट्रोपिज्म, राइट, केमिकल को यूज करके या फिर यू कैन से इनऑर्गेनिक आयंस को यूज करके पहले फोटोसिंथेसिस किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, केमिकल एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस या फिर यू कैन से नॉट फोटोसिंथेसिस, फूड का सिंथेसिस होने लग गया, राइट। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, वैरायटी डेवलप हो गई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। सिंपल सेल से फिर क्या हुआ होगा, कॉम्प्लेक्स सेल्स फॉर्म होती हुई होंगी, ठीक है। पहले प्रोकैरियोटिक सेल थी फॉर एग्जांपल, तो प्रोकैरियोटिक सेल से क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल फॉर्म होती गई। इवन जो पहली प्रिमिटिव सेल थी, उसमें एज सच कुछ ज्यादा सेल ऑर्गेनेलीज नहीं थे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड थे, जेनेटिक मटेरियल यू कैन से, प्रोटीन्स थे, लिपिड्स वगैरह थे, बट अदर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं थे। बेसिकली इट लुक्स लाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन से ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें एंडोसिम्बायोसिस से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर एंटर कर गए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बिफोर दे वर यू कैन से इंडिपेंडेंट, वो सेल के अंदर नहीं थे, बट बाद में एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से क्या हो गए, वो दे एंटर्ड इनसाइड द सेल। और फिर अगर क्लोरोप्लास्ट है सेल में, तो वो बन गई प्लांट सेल, राइट। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो वो बन गई एनिमल सेल। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता गया, प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल बनती गई। फिर
सिंगल सेल तो बनी है, सिंगल सेल फिर क्या करेगी, डिवाइड करेगी, एंड देयर विल बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म. नाउ ऑर्गेनिजम्स व्हिच वेर एबल टू अडेप्ट टू सराउंडिंग कंडीशन, दे सर्वाइव्ड एंड दे ग्रू इन द एनवायरमेंट. ठीक है, जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, पहले प्रिमिटिव अर्थ पे जो कंडीशन थी, ठीक है, लाइफ फॉर्म होने के बाद जो कंडीशन थी, उनको जिसने अडाप्ट कर लिया वही आगे सर्वाइव कर पाया, नेचुरल सिलेक्शन. एंड जो एडजस्ट नहीं कर पाया, जो अडाप्ट नहीं था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, पेरिश्ड. राइट. सो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट. इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट. ये देखो, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा. ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. फिर धीरे धीरे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ 3.5. धीरे धीरे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करने वाली कुछ सेल्स फॉर्म हो गई थी, प्री सेल्स. फिर उनसे क्या हुआ, धीरे धीरे केमो ऑटोट्रोपिक सेल्स बनने लगी, वगैरह वगैरह. राइट. अक्यूमुलेशन, ऑक्सीजन फॉर्म होने लग गया, उसका अक्यूमुलेशन हो गया एनवायरमेंट में. राइट. जिससे आगे ओजोन भी फॉर्म हुआ था. ठीक है. देन फर्स्ट सिंगल सेल प्लांट, प्लांट की पहली सेल यहाँ पर फॉर्म हो गई. ठीक है, ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर्स अगो, 2 to 2.5. देन उसके बाद ये सेल जब फॉर्म हो गई तो धीरे धीरे क्या होगा, सिंगल सेल फॉर्म हो गए तो उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म होने लग गए. राइट. ये तो दिया है आपको अलग अलग पीरियड में. ये आगे वैसे हम पढ़ेंगे. तो इसमें दिया है कि कौन सा, फिर क्या हुआ देखो, 500 मिलियन ईयर्स अगो की बात है. यहाँ पर क्या हुआ, 600 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट इनवर्टिब्रेट दिखा. फिर धीरे धीरे उनमें एवोल्यूशन होता गया. इनवर्टिब्रेट मतलब जिसमें आपने पढ़ा होगा एनिमल क्लासिफिकेशन में, वैसे हम देखेंगे, पोरीफेरेंस वगैरह, सिलेंट्रेटा, निडेरिया जैसे स्टारफिश, ये आता है, सॉरी, जेली फिशेस वगैरह आते हैं. राइट. पोरीफेरेंस स्पॉन्जेस आते हैं. राइट. तो वो सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. फिर उनमें इवोल्यूशन होता गया. फर्स्ट फिश लाइक ऑर्गेनिज्म कब मिले हमको, 500 मिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट फिश लाइक ऑर्गेनिज्म. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्हीं का इवोल्यूशन होते फिर एम्फीबियन बने, रेप्टाइल बने. राइट. मैमल फॉर्म हुए. राइट. फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स भी फॉर्म हो गए. देन एट द एंड ये जो पीरियड आपको दिख रहा है, यहाँ पर हाईली डेवलप्ड मैमल्स आपको दिखते हैं. ठीक है, हाईली इवॉल्व मैमल्स. उसमें से सबसे ऊपर हमारा पोजीशन होगा. ठीक है, ह्यूमंस. ठीक है, सबसे ऊपर हम रहेंगे. तो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, सो ये फिर से हम देखने वाले हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्योरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल जो है वो ओशियन में फॉर्म हुआ था. ठीक है, अर्थ पे, अर्थ पे क्या, जो पानी वगैरह था, ठीक है, ओशियन जो फॉर्म हुए थे, उसमें पहला लाइफ ओरिजिनेट हुआ, ऐसा इस थ्योरी का कहना है. ठीक है. राइट. फ्रॉम दिस बेसिकली इसके लिए देर इज अ, यू कैन से एक्सपेरिमेंट. यूरे मिलर ऐसे एक साइंटिस्ट थे दो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. उसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि जो पहली लाइफ है वो ओशियन में या फिर वाटर में फॉर्म हुई थी. उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया, जो भी प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी उनको कॉपी किया या सिमुलेट किया इन एन एक्सपेरिमेंट. और इस एक्सपेरिमेंट में उनको दिखा कि वाटर में धीरे धीरे अमीनो एसिड, प्रोटीन्स वगैरह फॉर्म हो रहे थे. ठीक है, यही प्रोटीन एंड अमीनो एसिड ने फिर जाके क्या क्या होगा, पहली प्रिमिटिव सेल फॉर्म की होगी. राइट. तो पहला जो लिविंग मटेरियल है, फर्स्ट सेल वगैरह, वो ओशियन में फॉर्म हुआ था. कहा, ओशियन में. ये किसका कहना है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट थ्योरी का. फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से फिर क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए. ऑलमोस्ट 300 करोड़ ईयर्स लेटर gradual changes occurred in the unicellular organism. Later more complex organisms were formed. ठीक है, सिंपल से ही क्या बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. सॉरी. तो इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए होंगे. नाउ देयर आर डिफरेंट प्रूफ्स फॉर द इवोल्यूशन एज वेल, कि किसका इवोल्यूशन पहले या फिर किसके एंसेस्टर कौन है ना, कौन पहले मिला है या फिर किससे किसका डेवलपमेंट या इवोल्यूशन हुआ, वो सब के लिए देयर आर सर्टेन प्रूफ्स. ऑब्वियसली कुछ प्रूफ होंगे तो ही हम मानेंगे. तो देयर आर सर्टेन प्रूफ्स फॉर द इवोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं इविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन. कुछ मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस भी है. मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी करना. अब आप देखो, आपके अराउंडिंग सर्टेन एनिमल्स आपको दिखते हैं, इवन प्लांट्स भी दिखेंगे.
तो उनमें सपोज कैट, डॉग, टाइगर वगैरह जो है, इनमें आपको दिखेगा दे हैव सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उनमें कुछ कॉमन होते हैं। जैसे उनके अगर आप देखो, दे हैव बोथ ऑफ, मतलब ऑल ऑफ देम हैव ईयर, ठीक है, 2 पेयर ऑफ ईयर, पेयर ऑफ आईज, ठीक है, अ टेल, पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब बेसिकली। इस तरीके से आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखते हैं वो सब में दिखेंगे। दीज आर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच आर कॉमन इन ऑल ऑफ देम, राइट। बट प्लांट में भी आपको सेम दिखता है। हाँ, हर एक प्लांट में अगर आप देखोगे तो उसमें लीव्स होंगे, स्टेम है, रूट्स है, एक्सेट्रा। तो दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो इसका मीनिंग क्या है? दे आर समवेयर बिलोंगिंग टू द कॉमन एंसेस्टर। उनका एंसेस्टर, पूर्वज क्या है? कॉमन है, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर। अगर आप बात करो अर्थवर्म, अर्थवर्म और हमारी कंपैरिजन हो सकती क्या? नहीं, ठीक है। वी आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। हमारे एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग है, उसका भी एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग है, राइट। तो उसी से आपको पता चलेगा कि हमारा और इसका इवोल्यूशनरी कोई रिलेशनशिप वैसे देखा जाए तो नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव द कॉमन एंसेस्टर, ऑब्वियसली, राइट। तो इसके, तो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस को भी देख के आप जान सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, डॉग, देन शीप, वुल्फ, इनमें आपको दिखेगा दे हैव कॉमन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इवन यहाँ पर आपको देखो लीव्स, फ्रूट, स्टेम वगैरह, फ्रूट इसमें आपको दिखेगा प्लांट्स में। तो ये भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी, राइट। नेक्स्ट, एनाटॉमिकल एविडेंसेस भी है कुछ। एनाटॉमी मतलब इंटरनल ऑर्गन का स्टडी करना। देयर आर सर्टेन एनाटॉमिकल एविडेंसेस, प्रूफ्स दैट सेज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम सो एंड सो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनिज्म को, सॉरी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन एविडेंसेस। अब आप देख सकते हो, इफ यू कंपेयर, आर्म ऑफ ह्यूमन, विंग ऑफ बर्ड, लेग ऑफ कैट, फ्लिपर ऑफ वेल, उनमें आपको दिखता है कि जो बोन्स है, देयर अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इज सेम। जैसे ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, ठीक है, हमारे बोन्स आपको पता होगा ना, राइट। तो ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस, इसी तरीके से सब में ये बोन की अरेंजमेंट सेम है। इवन ह्यूमन के आर्म में भी, ठीक है, हमारे हाथ में। देन बर्ड के जो विंग है और बैट का जो विंग है उसमें भी, कैट का लेग, फ्लिपर ऑफ वेल, इन सब में क्या दिखेगा आपको? सेम अरेंजमेंट ऑफ बोन दिखेगी, राइट। तो दिस ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन दिस ऑर्गेनिज्म। सब में आप देखोगे तो उनका फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर तो सेम है, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इज सेम, बट फंक्शन आपको क्या दिखेगा? अलग दिखेगा। ह्यूमन क्या करता है? इट यूजेस आर्म टू पिक द थिंग्स अप, ठीक है। बर्ड क्या करेगा या बैट क्या करेगा? विंग्स का यूज फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए। कैट क्या करेगा? लेग का यूज भागने के लिए। फ्लिपर ऑफ वेल इज यूज्ड इन स्विमिंग, डॉल्फिन वगैरह का फ्लिपर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है स्विमिंग में। तो अगर आप देखो, फंक्शन सबका अलग अलग है, स्ट्रक्चर सेम है। दैट मीन्स समवेयर अगर स्ट्रक्चर सेम है तो आप हम बोल सकते हैं कि हमारा इवोल्यूशन एक सेम एंसेस्टर से हुआ है। वी आर इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। फिर बाद में अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट हम में क्या हो गए? कुछ चेंजेस हो गए, फंक्शन चेंज हो गए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से दीज आर एनाटॉमिकल एविडेंसेस दैट शोज इफ द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन सच ऑर्गेनिज्म इज सेम, दैट मीन्स उनका ओरिजिन सेम या फिर कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, ठीक है, राइट। यहाँ पर आपको दिखेगा इन द डायग्राम, सी, ह्यूमन, कैट, वेल एंड बैट, इनमें आपको दिखेगा दिस इज ह्यूमरस, रेडियस एल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड आगे फैलेंजेस। इसमें भी ह्यूमरस, रेडियस एल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, ह्यूमरस, रेडियस एल्ना। समवेयर थोड़ा बहुत डिफरेंस, रिड्यूस कुछ होगा, कुछ ज्यादा डेवलप होगा। यहाँ पर आप अगर आप देखो, ह्यूमरस बहुत रिड्यूस है, रेडियस एल्ना रिड्यूस है, बट फैलेंजेस अगर आप देखो तो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व, ठीक है, या फिर यू कैन से इलोंगेटेड। देन यहाँ पर भी सेम तरीके से, राइट। सो दिस इज हाउ you can see the bones arrangement is same but सबका function अलग है, right? That these are called homologous structure. These are called homologous structure. It shows that we have evolved from the common ancestor. We have evolved from the common ancestor. Next we have vestigial organ. Vestigial organ क्या होते हैं? ऐसे organ जो हम में
या फिर यू कैन से हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल थे, बट हम में अब उनकी जरूरत नहीं, वी आर एडवांस, धीरे धीरे इवोल्यूशन होते टाइम हमारे कुछ ऐसे यू कैन से कैरेक्टर है वो क्या होते गए, रिड्यूस होते गए, कुछ स्ट्रक्चर रिड्यूस होते गए। उन्हीं स्ट्रक्चर को, उन्हीं ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल थे, फुल्ली फंक्शनल, बट जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया हमें उन ऑर्गन की अब जरूरत कम पड़ने लगी, तो दैट ऑर्गन्स, दैट स्ट्रक्चर्स बिकम रिड्यूस्ड, और यू कैन से वेस्टिजियल बोल सकते हो आप। नाउ दे आर नॉन फंक्शनल इन एडवांस ऑर्गेनिज्म, हम में वो नॉन फंक्शनल है। नाउ डीजनरेटेड, इसका डेफिनेशन कैसे बन सकता है, डीजनरेटेड और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये जो ऑर्गन है दे अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग इवोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, एंड ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन धीरे धीरे दे अंडरगो डीजनरेशन एंड दे वैनिश्ड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इवन ऑब्वियसली देर आर सर्टन ऑर्गन्स दे आर स्टिल प्रेजेंट, बट उनका फंक्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इवन दो दे आर नॉन फंक्शनल इन सम ऑर्गेनिज्म, दे आर फंक्शनल इन अदर्स। अदर्स मतलब जनरली हमारे एंसेस्टर वगैरह, या फिर सेम इवॉल्विंग कुछ ऑर्गेनिज्म है उनमें प्रेजेंट है। जैसे अगर आप अपेंडिक्स की बात करो, हम में जो अपेंडिक्स है इट इज नॉन फंक्शनल। अपेंडिक्स का क्या फंक्शन होता है, अपेंडिक्स प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर सर्टन बैक्टीरिया, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये जो अपेंडिक्स है अगर आप कैटल्स वगैरह में देखो इट इज फंक्शनल, ठीक है, हम में उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इट इज नॉन फंक्शनल, इट इज वेस्टिजियल डीजनरेटेड। ईयर मसल, ईयर पिन्ना की जो मसल्स है ये वाली, अगर काउ वगैरह में देखो तो इनका यूज होता है, दे मूव देयर ईयर पिन्ना। क्यों, क्योंकि उनको साउंड वेव्स कलेक्ट करनी है। दे डू नॉट हैव थ्री, ठीक है, द 180 डिग्री रोटेशन ऑफ देयर नेक, तो दैट्स व्हाई दे रिक्वायर दिस मूवमेंट ऑफ ईयर सो दैट दे कैन कलेक्ट द साउंड वेव्स। तो उनमें वो फंक्शनल है, हम में फंक्शनल नहीं है। टेल बोन की बात करो, जैसे एप्स, मंकीज वगैरह है, सॉरी मंकीज बोल दो, मंकीज में आपको दिखेगा दे हैव टेल। तो ये टेल की क्या जरूरत है, टू बैलेंस देयर बॉडी पोस्चर। हमें कोई जरूरत नहीं है, वी हैव इंटरनल ईयर टू बैलेंस आवर पोस्चर, ठीक है, हम कर सकते हैं। तो टेल बोन या फिर उसको कॉकेक्स भी बोलते हैं, इट इज डीजनरेटेड वेस्टिजियल ऑर्गन है। विजडम टीथ, विजडम टीथ आप बोल सकते हो लास्ट जो मोलार्स है, ठीक है, वो, ये आपको कहा दिखेगी अगेन, जिनका जॉ साइज बड़ा होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म जिनका जॉ बड़ा है, जैसे अगेन कैटल्स वगैरह देख लो, एप्स वगैरह देख लो, उनमें आपको दिखेगा द मोलार, लास्ट मोलार इज स्टिल प्रेजेंट बिकॉज दे रिक्वायर दैट, जॉ बड़ा है एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड फॉर द चिविंग। बट हम में उसकी कोई जरूरत नहीं है। जॉ साइज धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होते गया जॉ साइज रिड्यूस होते गया, तो हमें उसके एज सच कोई जरूरत नहीं है। इट कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो, विजडम टीथ रिमूव भी किया जाता है। बॉडी हेयर, अगर आप एप्स मंकी वगैरह में देखो तो दे हैव मेनी हेयर्स, ठीक है, बहुत सारे हेयर है, लॉट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी। इट इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन। हमें कोई जरूरत नहीं है, वी कैन वेयर स्वेटर, वी कैन वेयर रेनकोट्स, तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी, तो इट इज नाउ रिड्यूस्ड। हमें अभी भी हेयर प्रेजेंट है बट नॉट दैट मच लाइक दैट ऑफ एप्स एंड ऑल। नाउ निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आईलिड। किसमें प्रेजेंट होती है, इफ यू टॉक अबाउट एम्फीबियन फिशेस वगैरह, राइट, बर्ड्स में ये प्रेजेंट होती है, रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होती है। इट इज टू प्रोटेक्ट देयर आई, थर्ड आईलिड की तरह काम करता है, राइट। तो ये सारे जो ऑर्गन है दे आर नाउ वेस्टिजियल ऑर्गन। हम में भी थी, देखो ये जो आगे आई के यहाँ पर पिंक पिंक एरिया दिखता है आपको, आई डोंट नो इट इज विजिबल, तो पिंक एरिया जो है बेसिकली ये क्या था, पहले हमारा निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन था, बट वी डू नॉट रिक्वायर इट, राइट, हमें जरूरत है नहीं उसकी। तो वो क्या हो गया, वेस्टिजियल हो गया। ये सारे ऑर्गन्स यहाँ पर आपको दिखेगा, ये निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है, यहाँ पर निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होगी ये, ये क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, रिड्यूस हो गई। देन वी हैव थर्ड मोलर, लास्ट मोलर वी कैन से, ये भी क्या है, वेस्टिजियल है। ईयर पिन्ना की मसल, ठीक है, ईयर पिन्ना की मसल्स। देन दिस इज अपेंडिक्स, राइट, थर्ड एब्डोमिनल मसल, वो तो नहीं देखा हमने, बट कॉकिक्स, कॉकिक्स हमने देखा है, ठीक है, टेल बोन, राइट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये सारे क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा टेल बोन, वर्टिब्रा का सबसे लास्ट वाला बोन,
ठीक है, छोटा सा रिड्यूस बोन, दैट इज कॉल्ड कॉकिक्स। तो ये सारे क्या है, वेस्टिजियल रिड्यूस्ड ऑर्गन है। नेक्स्ट फोर्थ वी हैव पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल, इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल। तो फॉसिल का स्टडी करके भी हमें इवोल्यूशन के बारे में पता लग सकता है। अभी देखो, आपको डायनासोर वगैरह दिखते हैं क्या? कहीं नहीं दिखते। आपको मैमथ्स दिखते हैं? नहीं दिखते। बट स्टिल वी बिलीव कि कभी ना कभी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे, दे वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कैसे पता चला? उनके जो भी फॉसिल्स है, फॉसिल्स मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म आफ्टर डेथ क्या हो जाता है, उसका डिजनरेशन हो जाता है, जो भी ऑर्गेनिक पार्ट है बेसिकली, या फिर यू कैन से जो डिग्रेड हो सकता है वो पार्ट डिग्रेड हो जाएगा। बट ऐसे कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे बोन हो गया, हेयर, टीथ, ठीक है, इवन सेल्स ऑफ द बॉडी, राइट, उनमें केराटिन वगैरह होता है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है दे रिमेन समटाइम्स, वो डिजनरेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये आपको कहाँ मिलते हैं? जनरली जो अर्थ का जो आप बोल सकते हो अर्थ के अंदर जो भी रॉक्स वगैरह है, ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स, उनमें आपको मिलता है, ठीक है, उनमें आपको ये मिलेंगे। इनको हम अवशेष भी बोल सकते हैं, फॉसिल्स, ठीक है। तो डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्ड इन द पास्ट, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। ड्यू टू वेरियस नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, वेरियस यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट बरीड डीप डाउन द अर्थ। जैसे हमने देखा था ये जो है डायनासोर्स, उनका एक्सटिंक्शन कैसे हुआ? कोई नेचुरल कैलामिटी आई थी, मेटियोराइट्स वगैरह गिरे थे अर्थ पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सारे जो डायनासोर्स है वो दे गॉट बरीड इनटू द अर्थ, दे गॉट बरीड डाउन इनटू द अर्थ, जिसके वजह से उनके जो भी आप बोल सकते हो हार्ड पार्ट्स है वो रॉक पे क्या हो गए, दो रॉक के बीच में यू कैन से प्रिंट हो गए, ठीक है, जिसके वजह से आपको अभी भी पता लग सकता है कि दे वेर सर्वाइविंग समवेयर, कुछ ना कुछ पीरियड में वो सर्वाइव कर रहे थे ऑन द अर्थ। द रेमिनेंट्स ऑफ द रेमिनेंट्स एंड द इंप्रेशंस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड इन द अंडरग्राउंड। उनके जो भी रेमिनेंट्स है वो प्रिजर्व हो जाएंगे इन द अंडरग्राउंड रॉक वगैरह पे। दीज आर इधर फॉर्म इन सेडिमेंट्री रॉक, उस रॉक को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। रॉक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये तो आपको पता है, पीट, एम्बर, आइस, सॉइल, ठीक है, लावा एक्सेट्रा। कुछ कुछ पार्ट सॉइल में भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे पार्ट है जो आइस वगैरह में क्या हो जाते हैं? प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपको, अगर आप अर्थ क्रस्ट को खोदोगे तो ये पार्ट आपको मिलेंगे। अगर वो मिलते हैं तो आप उसका स्टडी करके पता लगा सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर फॉसिल है वो अर्थ पे वो कौन से ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है, या फिर वो ऑर्गेनिज्म कैसे दिखता था और वो कब सरवाइव कर रहा था, उसका आइडिया आप एक अप्रोक्स आइडिया आप ले सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे पता लगेगा? हमें कैसा पता लगेगा कि कौन सा फॉसिल कब सरवाइव कर रहा था? अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारी जो अर्थ का टाइम लाइन है, इसको हम बोलते हैं, जब अर्थ फॉर्म हुई तब से लेकर, मतलब यू कैन से पहला सेल जब फॉर्म हुआ तब से लेकर अब तक का जो पीरियड है, इसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर आप देखो तो 4 to 6 बिलियन ईयर्स अगो जो पीरियड है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करो, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, सॉरी 3 एरा, ठीक है, 3 एरा बनाए गए हैं, उसमें फर्दर बहुत सारे पीरियड्स आते हैं, एंड कौन सा लाइफ या फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व कर रहा था वो पता लगेगा। तो पैलियोजोइक एरा में अगर आप देखो तो देर आर, यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, बेसिकली ऐसा जाएगा टाइम लाइन। तो प्री कैम्ब्रियन, देन कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलुरियन, ठीक है, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड परमियन। ये क्या है? डिफरेंट पीरियड्स है, राइट। इसमें अगर आप देखो तो देर वेर इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ पे स्पॉन्जेस आपको दिख रहे हैं, इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह, राइट, जेली फिशेस दिख रहे हैं आपको। देन उनसे बने यू कैन से फिश लाइक एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पे फिश लाइक एनिमल्स आपको दिखेंगे, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी दिख रहे हैं, राइट। देन इफ यू टॉक अबाउट मीजोजोइक एरा, इस एरा में आपको दिखता है ट्रायासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड क्रिटेशियस पीरियड। आपने जुरासिक पार्क मूवी तो देखा होगा, वो किस वजह से है? इट टेल्स द ओरिजिन, और यू कैन से इट इज द पीरियड वेयर रेप्टाइल्स वेर डोमिनेंट। रेप्टाइल मतलब डायनासोर्स, डायनासोर्स वेर रेप्टाइल ओनली। तो यहाँ पर इस पीरियड में रेप्टाइल्स क्या थे? डोमिनेंट थे। ये पूरा मेसोजोइक एरा इज द पीरियड, और यू कैन से एरा ऑफ डायनासोर्स।
उसके बाद आता है पेलियोजिन, नियोजिन एंड क्वाटरनरी. दीज आर द पीरियड्स फ्रॉम सीनोजोइक एरा विच इज द मॉडर्न एरा, राइट. इसमें आपको दिखते हैं आदर जैसे मैमल्स वगैरह, ठीक है, दे आर डेवलप्ड इन दिस पीरियड. ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे आपको, या फिर दिस इज अ पीरियड ऑफ मैमल्स, सीनोजोइक एरा. ठीक है, और सबसे ऊपर रहेगा हम्म हमारा नंबर, दैट इज ह्यूमंस. ठीक है, विच आर हाईली डेवलप्ड, ठीक है, हाईली इवॉल्व. तो इस तरीके से योर अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 एराज, राइट. कौन से एरा में कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म यू कैन से एबेंडेंटली लिव रह रहे थे, वो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, याद रखना है इसमें से. Paleozoic era is the period of invertebrates as well as fishes, amphibian species वगैरह. Then Mesozoic era is the era of reptiles. Cenozoic era is a era of mammals, right. अब जो हमने देखा कि फॉसिल का स्टडी करके भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब सर्वाइव कर रहा था. ठीक है, वी कैन गेट द फॉसिल, उनको स्टडी हम कर सकते हैं. बट एक्चुअली हमें कैसा पता चलेगा कि कौन से एज में या फिर कौन से एरा में, पीरियड में ये ऑर्गेनिज्म रह रहा था. ठीक है, तो अगर आप देखो, इफ यू टॉक अबाउट इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से. लावा जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, उससे इग्नियस रॉक बनते हैं. Sedimentary rock, dead animals, plants carried out to the sea by river. They settle in the bottom, buried in the sedimentary rock or mud. Oxygen deficiency अगर हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, they will prevent the complete decomposition of this remain. समझ आया. इसमें क्या होगा, जो भी sedimentary rocks है उन पे डेड ऑर्गेनिज्म, डेड एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो सब कुछ कहाँ कैरी हो जाएंगे, इन द रिवर वाटर. रिवर वाटर में क्या होगा, ये दीज विल सेटल इन द बॉटम बिकॉज देयर डेंसिटी इज हाई. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे बॉटम पे. बॉटम में धीरे धीरे क्या होगा, आपको पता है रिवर में जैसे जैसे सॉइल कैरी होगी अलोंग विद द वाटर, ये जो सारे यू कैन से डेड रिमेन्स है वो सारे बरी हो जाएंगे इनटू दैट मड एंड अलोंग विद द सेडिमेंटरी रॉक, राइट. अब धीरे धीरे क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर में है, दे आर बरीड, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगेगी, जिसके वजह से इनका कंप्लीट कंबशन नहीं होगा. ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, जिसकी वजह से दे विल रिमेन बरीड इन द सॉइल फॉर मेनी इयर्स, राइट. जब बहुत सालों बाद अगर आप ये जो भी फॉसिल्स बरी हुए थे उनको क्या करोगे, खोदोगे. ठीक है, तो आपको दिखेगा देयर आर सर्टेन फॉसिल्स, और इसको आप जब स्टडी करोगे तो पता लगेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म कब सर्वाइव कर रहे थे. फॉसिल्स आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स, फॉसिल्स गेट एक्सपोज ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इरोजन. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पूरे फॉसिल्स है, अगर सपोज नदी का पानी सूख गया, राइट, और वहां पर इरोजन हो गया, सॉइल ऊपर की क्या हो गई, बह गई, राइट, या फिर विंड वगैरह से बह गई, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फॉसिल्स एक्सपोज हो जाएंगे. एक्सपोज हो जाएंगे तो क्या होगा, दे कैन बी फर्दर, आप उसको कलेक्ट करोगे तो आप उसको स्टडी कर पाओगे. तो यहाँ पर एक मेथड है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब सर्वाइव कर रहा था, उसका एक अप्रोक्स एज हम निकाल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड. इट वाज गिवन बाय विलियर्ड लिबी. ठीक है, विलियर्ड लिबी ने दिया था. उन्होंने क्या बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होता है, कार्बन होता है ऑब्वियसली. ये कार्बन का कंजम्पशन जो है आफ्टर डेथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, राइट. द प्रोसेस ऑफ कार्बन कंजम्पशन स्टॉप्स कंप्लीटली, राइट, बिफोर डेथ, या फिर यू कैन से जब लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा था, तो ये क्या करते हैं, दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट विथ अदर ऑर्गेनिज्म एंड अदर फैक्टर्स एंड एक्सचेंज दिस कार्बन. बट आफ्टर द डेथ ये पूरा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. कार्बन कंजम्पशन, एक्सचेंज क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. जिसकी वजह से अब देखो, कार्बन जो है इट इज प्रेजेंट इन 3 आइसोटोप्स, मेन 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. इसमें से कार्बन 12 एंड 13 ये जो है स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू कार्बन 14. कार्बन 14 कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, राइट. एंड कार्बन 14 अगर अनस्टेबल है तो धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, डीके होता जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट. इट विल डीके. अगर आप देखो तो इससे क्या पता लगेगा, इफ यू टेक द रेशो ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14 इन द ऑर्गेनिज्म, और जो भी डेड रिमेन बचा है उसमें अगर आप कार्बन 14 एंड कार्बन 12 का
रेशो लोगे तो उससे आपको पता लगेगा कि ये ऑर्गेनिज्म कब सर्वाइव कर रहा था। इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द अप्रॉक्स एज। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14, राइट। तो एज ऑफ फॉसिल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 एंड रेशियो ऑफ कार्बन 14 and carbon 12 present in the body. Now, according to the structure of earth crust, fossils of various organisms occur at various level, right? अगर आप अर्थ क्रस्ट देखो तो हमारी जो अर्थ है, ठीक है, इट इज मेनी लेयर डीप, ठीक है, इसमें बहुत सारी लेयर्स है। तो अगर आप देखो कुछ फॉसिल्स अर्थ के बहुत अंदर वाले पार्ट में बरीड होते हैं, कुछ उससे ऊपर, और कुछ एकदम ऊपर वाले पार्ट में क्या होते हैं, बरीड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उससे भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब सर्वाइव कर रहा था, कौन सा रिसेंट है या फिर कौन सा पुराना ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स हमें बहुत डीप डाउन द अर्थ लेयर मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत पहले क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, मर चुका है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत पहले एज में वो सर्वाइव कर रहा था। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का फॉसिल हमें बहुत ऊपर, धरती के बहुत ऊपर लेयर में मिल रहा है, दैट मीन्स ये रिसेंटली क्या हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, या फिर यू कैन से एक्सटिंक्ट हो चुका है, या फिर कुछ, और यही ऑर्गेनिज्म बहुत रिसेंटली क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था, राइट। तो इससे हमें ये सारी चीजें पता लग सकती है। Now, according to the structure of earth crust, fossil of various organisms occur at various level. Oldest fossil कहाँ मिलेगा, obtained at the deepest, while relatively recent one जो है, it will occupy the upper surface. Now the fossils of invertebrates were buried in deep layer, right? इससे अगर आप देखो, जो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा था, सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म मिले थे हमें, इनवर्टिब्रेट्स या फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म, जिसमें इवन आपके एम्फीबियन एंड फिशेस वगैरह भी आते हैं। तो फॉसिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स वेयर बरीड डीप इन द डीप लेयर्स एंड बिलोंग टू द पेलियोजोइक एरा। अगर आप पाइसेस की बात करो, एम्फीबियन की बात करो, दे एंड रेप्टाइल की बात करो, दे वेयर ऑब्टेन इन द नेक्स्ट लेयर। पहले सबसे लोवेस्ट लेयर इनवर्टिब्रेट, फिर पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल की मिलेगी। मेसोजोइक एरा इज the Mesozoic era was obtained by reptiles and Cenozoic era showed the aves and mammals सबसे ऊपर। तो ये हुआ हमारा जो हमने पहले देखा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसी के अकॉर्डिंग है, राइट। तो thus with the help of fossils we can get information about our ancestors। इसी से हमें पता लग सकता है कि कौन से एज में ये सर्वाइव कर रहा था, उससे ऑब्वियसली हमें एंसेस्टर पता लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एविडेंस है कनेक्टिंग लिंक्स। Another evidence for the evolution is a connecting link. अब क्या होता है, कुछ plants and animals they show character of two groups. ऐसा कोई एनिमल है जो रेप्टाइल एज वेल एज बर्ड के कैरेक्टर दिखा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। इसमें से कुछ मिसिंग लिंक भी होते हैं, मतलब अभी वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, दे वर प्रेजेंट बिफोर बट अभी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देर आर सम प्लांट्स एंड एनिमल दैट शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल पेरीपैटस। पेरीपैटस क्या है, रिमेंबर दैट इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, मींस इट शोज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ। एनेलिडा के भी कुछ कैरेक्टर दिखाता है, ऑर्थ्रोपोडा के भी कुछ कैरेक्टर दिखाता है। नाउ एनेलिडा के क्या क्या कैरेक्टर आपको पेरीपैटस में दिखते हैं, इसकी बॉडी कैसे होगी, सेगमेंटेड वर्म लाइक दिखती है थोड़ी, क्यूटिकल थिन होगा, क्यूटिकल मतलब स्किन। इट ऑल्सो हैज पैरापोडिया, पैरापोडिया किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। देन इफ यू टॉक अबाउट आर्थ्रोपोड्स कैरेक्टर, पेरीपेटस में कौन से आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर है, ये जो थे दीज आर एनिलीड के कैरेक्टर। आर्थ्रोपोडा के कौन से कैरेक्टर है इसमें, इट हैज ट्रकिया फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए क्या है, ट्रकियल ट्यूब या ट्रकिया है। सर्कुलेशन इसका ओपन टाइप का है, मतलब देर इज नो ब्लड कैपिलरीज, ओनली आर्टरीज एंड वेन्स आर देयर, ब्लड डायरेक्टली टिश्यू के कॉन्टैक्ट में है, राइट। So from this we can conclude that it shows the characters of both annelid as well as arthropod, and somewhere it has evolved from, or you can say arthropods are evolved from the annelids, ठीक है, right। it shows that arthropods are evolved from the annelids। आपको दिखाती हूँ पेरीपैटस कैसा दिखेगा, this is the पेरीपैटस। आपको दिख रहा है बॉडी में सेगमेंट्स है, ये एनेलिड का कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखता है क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये भी किसका एनिलिड का कैरेक्टर है। एंटीने आपको दिख रहा है, ऑर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है, ठीक है।
So this is how the peripatus looks like. दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास डक बिल्ड प्लेटिपस. ये क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स. मतलब ये रेप्टाइल के कुछ कैरेक्टर दिखाता है, मैमल्स के भी कुछ कैरेक्टर दिखाता है. रेप्टाइल के कौन से कैरेक्टर है इसमें? इट लेज एग. क्या करता है ये? अंडे देगा, मतलब एग ले करेगा. बट मैमल्स के क्या कैरेक्टर है इसमें? ऑल्दो इट ले एग, स्टिल इट हैज मैमरी ग्लैंड्स फॉर फीडिंग यंग वंस. हेयर होते हैं बॉडी पे. ये दोनों कैरेक्टर कैसे हैं? मैमल के कैरेक्टर है. दैट मीन्स इससे हमें पता लग रहा है कि मैमल्स आर समवेयर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, राइट. यहाँ पर आपको ये डक बिल प्लेटिपस दिखाती हूँ. देखो, दिस इज अ डक बिल प्लेटिपस. हेयर है बहुत सारे, मैमल का कैरेक्टर. इट ऑल्सो है मैमरी ग्लैंड, राइट. बट रेप्टाइल का क्या कैरेक्टर इसमें? एग ले करता है ये. इट लेज एग. मैमल एग ले करते क्या? नहीं करते. इट शोज द एग लेइंग कैरेक्टर. नेक्स्ट वी हैव लंग फिशेस. लंग फिश का क्या कैरेक्टर? इट शोज बेसिकली द कैरेक्टर ऑफ फिशेस एज वेल एज एम्फीबियन. दोनों के कैरेक्टर दिखाता है. क्या कैरेक्टर? एम्फीबियन के कौन से कैरेक्टर है इसके पास? इट शोज द रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स. रेस्पिरेशन के लिए इसके पास क्या है? लंग्स है. दैट्स व्हाई लंग फिश. एंड पाइसेस का, फिशेस का क्या कैरेक्टर दिखाता है? इट शोज द फिश लाइक बॉडी. ठीक है. दैट मीन समवेयर एम्फीबियन जो है दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द फिशेस. इससे हमें ये पता लग रहा है. देखो, दिस इज लंग फिश, राइट. लंग फिश. नेक्स्ट वी हैव सर्टन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. एम्ब्रियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. हम अलग अलग यू कैन से क्लासेस के जो ऑर्गेनिज्म है उनके एम्ब्रियो को स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि वेदर दे आर बिलोंगिंग टू द कॉमन एंसेस्टर्स और नॉट, वेदर देयर इवोल्यूशन इज सेम और नॉट. ठीक है. तो एम्ब्रियो क्या है? इज द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म. 8 to 10 वीक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8 to 10 वीक्स के प्रेगनेंसी में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, राइट. ये आपको दिखेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म दैट शोज देयर आर एक्सट्रीम similarities during initial stages and those similarities decreases gradually. आपको क्या दिखेगा? if you compare the embryo of fish, amphibian, reptile, birds and mammals, आपको दिखेगा कि इनके एम्ब्रियो जो है दे अंडरगो द डेवलपमेंट. इनिशियली दे अंडरगो द सेम डेवलपमेंट. ठीक है. कॉमन टाइप की डेवलपमेंट वो शो करते हैं. बट लैटर वो क्या होंगे? उनकी सिमिलैरिटीज और यू कैन से उनमें अलग से क्या होगा? डेवलपमेंट होगा. बट इनिशियली उनका एम्ब्रियो सेम दिखता है. इट अंडरगोज द सेम डेवलपमेंटल प्रोसेस. बट लैटर ऑन देयर विल बी डिक्रीज इन द सिमिलैरिटीज और अलग अलग से वो डेवलप होंगे. नाउ दिस इंडिकेट्स दैट दीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर. इन्हीं से हमें क्या पता चल रहा है कि ये लोग जो है ये कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं. ठीक है. फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, birds and mammals are evolved from the common ancestors because their embryo initially shows the same or common stages of development. ठीक है. so these are embryological evidences. देखो, fish का embryo है salamander. salamander is again amphibian. फिर tortoise दिया है, that is reptile. chicken दिया है, bird. pig, ठीक है. cow, rabbit and man या फिर human. सबके एम्ब्रियो, ठीक है, इनिशियली आपको सेम दिखते हैं. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड. ठीक है. यहाँ पर देखो सब में टेल लाइक स्ट्रक्चर, पोस्ट एनल टेल इसको बोलते हैं. फिर यहाँ पर गिल्स आपको दिखेंगे, सब में गिल्स भी प्रेजेंट है. हमारे एम्ब्रियो में भी गिल्स प्रेजेंट है. ठीक है. पोस्ट एनल टेल. तो ये सारे कॉमन कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं, राइट, इन द एम्ब्रियो. बट इनिशियली लैटर ऑन अगर आप देखो इस फेज में, देखो यहाँ पर आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे. देयर विल बी चेंजेस. So this is how embryological evidences suggest that different animals, fish से लेकर human तक, these animals have evolved or they have the common ancestor somewhere. ठीक है. मतलब हम fish से ही क्या हो चुके हैं? इवॉल्व होके human बन चुके हैं. ठीक है. तो ये इससे पता लग रहा है. इसके अलावा देयर आर सर्टन साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी थियरीज दिए हैं इन द इवोल्यूशन. उसमें आता है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. डार्विन ने क्या बताया? डार्विन हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन. इसीलिए उनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोला जाता है.
Charles Darwin was a British naturalist, right? He postulated theory of origin of species by natural selection. उनकी कौन सी theory है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Theory of species as well as natural selection, right? इसी को हम बोलते हैं Darwinism because it is given by Darwin and it is most widely accepted one. ये जो theory है, it is most widely accepted. तो इन्होंने क्या किया, डार्विन ने कैसे theory अपनी postulate की. He went on a born voyage, ठीक है. born voyage मतलब समुद्री यात्रा. कहां पर, गैलापागोस आइलैंड. गैलापागोस आइलैंड पे वो चले गए फॉर द बोर्न वॉयज. उस टाइम पे उन्होंने वहां पर उस आइलैंड पे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या किया, ऑब्जर्व किया. आफ्टर देयर ऑब्जर्वेशन दे ही पब्लिश्ड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ठीक है, ये अपना बुक उन्होंने पब्लिश किया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, राइट. तो डार्विन के जो थ्योरी है या फिर डार्विन थ्योरी है, उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स है, सॉरी यू कैन से प्रिंसिपल्स है. देयर आर different principles. Like first is overproduction. मतलब every living organism has a great potential of reproduction, right? वो क्या कर सकते हैं, reproduce कर सकते हैं. But all organisms produce young ones once than those can survive up to the maturity. ठीक है. If all of these organisms survive, there will be no space for other organism. Regardless of more rate of reproduction, their number remains constant. ठीक है. अब धीरे धीरे देखो, continuously there is a reproduction, जिसके वजह से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन की वजह से धीरे धीरे there will be no space नहीं होगा. even the other essential things will be less. ठीक है, जैसे जैसे रिसोर्सेस वगैरह है वो भी कम पड़ते जाएंगे, राइट. regardless of more reproduction, number of resources remain constant. even though human या फिर यू कैन से पॉपुलेशन की नंबर इंक्रीज हो रही है, बट रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, भुखमरी. और यू कैन से देयर विल बी फाइट फॉर द एग्जिस्टेंस. फाइट हो जाएगी फॉर द एग्जिस्टेंस. तो उसमें जो भी फिट है वो क्या कर पाएगा, आगे सर्वाइव कर पाएगा, राइट. तो ओवर प्रोडक्शन इज द प्रिंसिपल. सेकेंड, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. इवन दो द इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिशली, द स्पेस एंड फूड रिमेन कांस्टेंट. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ठीक है. सपोज मैंने एक रोटी रखी है और तुमको 7-8 दिन से भूखा रखा है. ठीक है, 2 लोग हैं, दोनों को 7-8 दिन से भूखा रखा है और दोनों में एक ही रोटी चपाती रख दी और खाओ. आप क्या करोगे, उस रोटी को पाने के लिए पहले क्या करोगे, झगड़ा करोगे. यू विल ट्राई कि आपको ज्यादा से ज्यादा पोर्शन मिले, या फिर ये भी चाहोगे कि पूरी की पूरी रोटी आपको मिले. तो दूसरों को मारोगे आप, ठीक है, मार डालोगे उसको, राइट. तो ये जो है, यहाँ पर यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल. और इसमें जो भी फिट था वही क्या कर पाएगा, आगे सर्वाइव कर पाएगा. द स्ट्रगल में भी इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक या फिर एनवायरमेंटल. इंट्रास्पेसिफिक मतलब विद इन द सेम स्पीसीज, ह्यूमन के साथ क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है. इंटरस्पेसिफिक, अगर ह्यूमन डॉग या फिर अदर स्पीसीज के साथ क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है सर्वाइवल के लिए. या फिर एनवायरमेंटल, अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ अडाप्ट करने का ट्राई हो रहा है. तो इंट्रास्पेसिफिक मतलब समझ आया होगा, कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब लायन वर्सेस लायन. इंटरस्पेसिफिक मतलब कंपटीशन बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज, लायन वर्सेस टाइगर. एंड एनवायरमेंटल में क्या होगा, स्ट्रगल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद एनवायरमेंटल कंडीशंस. फॉर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, to adapt to them, there will be struggle. ठीक है. So struggle for existence. Then variation and heredity, ये हमने देख लिया ऑलरेडी. वेरिएशन एंड हेरिडिटी. वेरिएशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, वो तो हमने ऑलरेडी अंडरस्टूड कर लिया है. These are the differences between individual of the same species. They may be useful, harmful or neutral. Now जो यूजफुल वेरिएशन है वही नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो पाएंगे, ट्रांसफर हो पाएंगे. जो जिनका कोई फायदा नहीं है, नॉन यूजफुल है, दे विल नॉट बी पास्ड ऑन. मोस्टली जो यूजफुल होते हैं वेरिएशन, वही नेक्स्ट जनरेशन में क्या होंगे, पास ऑन होंगे, जिसके वजह से गुड और यू कैन से अच्छे वेरिएशन अगर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो न्यू जनरेशन जो बनेगी, इट विल बी एबल टू अडाप्ट मोर देन द पेरेंट. ठीक है, तो अडाप्टेशन का रेट बढ़ जाएगा, राइट. अडाप्टेशन हो गई तो ऑब्वियसली डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाएंगे. फोर्थ प्रिंसिपल इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन.
नाउ जो ऑर्गेनिज्म है विथ फेवरेबल वेरिएशन सक्सीडेड एंड ऑर्गेनिज्म विथ अनफेवरेबल वेरिएशंस दे विल पेरिश और दे विल बी रिमूव्ड आउट, राइट। जिनके पास वेरिएशन, अच्छे वेरिएशन आए हैं, अच्छे क्वालिटीज आए हैं, वही क्या कर पाएंगे, आगे सर्वाइव कर पाएंगे। जिनके पास नहीं, दे विल बी रिमूव्ड, ठीक है। दिस मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विल बी देयर। जो फिट है वही क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, राइट। हियर नेचर जो है, नेचर सिलेक्ट करेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म फिट है, ठीक है। नेचर विल सिलेक्ट द फिट ऑर्गेनिज्म और वही क्या कर पाएगा, आगे सर्वाइव कर पाएगा। सो दीज आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एज द रिजल्ट यहां पर क्या होगा, न्यू द ऑर्गेनिज्म विच इज बेटर अडेप्टेड इन द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, वही क्या हो पाएगा, आगे सर्वाइव कर पाएगा। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स फॉर मेनी सेवरल जनरेशंस। ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये एवरी जनरेशन होता रहेगा, ठीक है। जो भी अच्छे कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे, या फिर जिसमें अच्छे कैरेक्टर आए हैं वही क्या करेगा, नेचर सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वही अडाप्ट कर पाएगा टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। इन ईच जनरेशन देयर इज अ स्लाइट बेटरमेंट ऑफ कैरेक्टर। एवरी जनरेशन में कुछ ना कुछ अच्छा कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ऐड होता जाएगा, अच्छे वेरिएशंस ऐड होते जाएंगे। द न्यू स्पीसीज जो फॉर्म हुई है ड्यू टू ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ फेवरेबल वेरिएशंस, right, it will give the or you can say it will give rise to the new generation, right. New species are formed due to gradual accumulation of favorable variation for a number of generation, right। तो नई स्पीसीज फॉर्म होगी ओवर मेनी जनरेशन। क्यों हो रही है वो, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट और गुड कैरेक्टर्स, गुड वेरिएशंस, राइट। बट इसके भी जो डार्विन ने थ्योरी दी थी उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे। क्या ऑब्जेक्शन है कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ओनली एंड ओनली नेचुरल सिलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो। ही ऑल्सो डिड नॉट एक्सप्लेन और मेंशन अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल एंड यूजलेस कैरेक्टर्स। वो नहीं बता पाया कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। मतलब हेरिडिटी का उसको नॉलेज नहीं था। Even no explanation about slow and abrupt और fast changes, ठीक है। जो चेंजेस हो रहे हैं उसका भी कुछ उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। एक्चुअली डार्विन एज वेल एज मेंडल दे वर डूइंग देयर स्टडीज इंडिपेंडेंटली। इधर डार्विन ने किसका डिस्कवरी किया, या फिर यू कैन से किस पे रिसर्च किया, अबाउट इवोल्यूशन, वेर एज मेंडल ने हेरिडिटी पे हेरिडिटी पे क्या किया, स्टडी किया। बट दोनों में कुछ इंटरेक्शन नहीं था, वो दोनों अपना अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे। दे हैड नो आइडिया अबाउट ईच अदर। तो जिसकी वजह से अगर वो दोनों का अगर आप देख सकते हो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दोनों का अगर साथ में ये हो जाता तो कुछ अलग ही आप देख सकते हो आइडिया लग जाता, कुछ अलग ही रिसर्च हो पाता, ठीक है। बट दोनों अनअवेयर थे अबाउट ईच अदर एंड देयर वर्क, ठीक है। सो ऑब्जेक्शन है इस थ्योरी के लिए। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्शन। इवन यू आपको पूछा ये भी जा सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट साइंटिस्ट दैट इज लामार्क, इन्होंने भी अपने कुछ आइडियाज पुट फोर्थ कर दिए। उन्होंने भी बताया कि इवोल्यूशन के लिए कुछ दूसरा एक फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन बैप्टिस्ट लामार्क के अकॉर्डिंग जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, उसमें उन्होंने बताया कि जो पार्ट और जो ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोर यूजफुल उसका क्या होता जाएगा, ग्रोथ डेवलपमेंट ज्यादा होता जाएगा। जो यूज नहीं हो रहा उसका डेवलपमेंट कम होता जाएगा या फिर वो डिजेनरेट होता जाएगा, ठीक है। इस बेसिस पे उन्होंने इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन के लिए ही गेव एन एग्जाम्पल ऑफ जिराफ नेक, ठीक है। जो जिराफ की नेक है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो इनके अकॉर्डिंग जो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स है उस बेसिस पे ये था। उन्होंने बताया कि जो यूजफुल ऑर्गन्स है वो और डेवलप होते जाएंगे, जिनका यूज नहीं हो रहा है वो डीजनरेट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं यूज एंड डिसयूज थ्योरी। इट इज गिवन बाय लैमार्क। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूज एंड डिसयूज थ्योरी किसने दी, लैमार्क ने। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ऐसा उन्होंने बताया था कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, अगर आप देखो कोई ऐसा इंसान है वो जिम जा रहा है, उसने डोले शोले बना लिए,
तो लैमार्क के अकॉर्डिंग वही जो डोले शोले या फिर मस्त फिट बॉडी बनी है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें भी पास ऑन होगी, राइट? मतलब जिराफ, सपोज फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू लैमार्क, जिराफ ने बोला, सॉरी लैमार्क ने बोला कि जो जिराफ है उसकी जो नेक वो लंबी कैसे होती गई। उन्होंने बोला कि जिराफ की नेक पहले इतनी लंबी नहीं थी, जिराफ की साइज भी इतनी बड़ी नहीं थी, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता गया, जो ग्रासेस वगैरह है, ग्रासेस खत्म होने लग गए, तो जिराफ स्टार्टेड टू अप्रोच लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो बड़े बड़े प्लांट्स है उनके लीव्स को अप्रोच करने लग गया, जिसकी वजह से उसने अपनी नेक को स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करते करते ओवर द पीरियड उसकी जो नेक है वो लंबी होती गई, ठीक है। और उसका ये भी कहना है कि यही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। आपके जो सोमैटिक सेल्स या फिर बॉडी सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट, यू कैन से द चेंज इज नॉट इन द गैमीट सेल, जर्म सेल में चेंज नहीं हुआ है, द चेंज हैज हैपेंड और इज शोन इन द बॉडी सेल्स, ठीक है। अगर जीन्स ऑफ गैमीट्स और जर्म सेल्स चेंज होते हैं तो ही क्या हो सकता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज नो, राइट। तो रीजन बिहाइंड दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिवनेस एंड लेजीनेस, ठीक है। जो ऑर्गन ज्यादा यूज नहीं हो रहा है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट, ऐसा उनका कहना था। Now, all organism can transfer acquire characters to their offspring or next generation. Ancestry of acquire character, इसी का मीनिंग ये है, ठीक है। एक्वायर कैरेक्टर मतलब जो कैरेक्टर आप थ्रू आउट लाइफ क्या करते हो, गेन करते हो, उसको हम एक्वायर कैरेक्टर बोलते हैं। ये एक्वायर कैरेक्टर क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, ऐसा लैमार्क का कहना था, बट इट इज नॉट राइट थिंग, ठीक है, गलत है ये। एंड इसको प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट है अगस्ट, उन्होंने क्या किया था, अगस्ट वियजमैन, ठीक है। ही डन एन एक्सपेरिमेंट, ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या किया उन्होंने, जो माउस था, ठीक है, माइस, उसकी जो टेल है वो बहुत 21 जनरेशन तक कट करी, ठीक है। एक माइस मेल लिया, दूसरा फीमेल लिया, दोनों की टेल कट करी, दोनों में रिप्रोडक्शन करवाया, ऑफस्प्रिंग बने, ऑफस्प्रिंग में फिर भी टेल आप वहां पर उसको मिली, हर जनरेशन में टेल वाज देयर। तो कटिंग ऑफ टेल इज अ चेंज इन सोमैटिक सेल, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल इट इज चेंज इन द जीन ऑफ गैमेट सेल, ठीक है। जीन जो है गैमेट सेल के या फिर ओवम एंड स्पर्म के अगर चेंज नहीं होते तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ एग्जाम्पल भी दिए इसके लिए, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज ड्यू टू ब्राउजिंग ऑफ लीव्स टू टॉल प्लांट्स, ठीक है। उसने क्या किया, अपनी नेक स्ट्रेच करी। ऑस्ट्रिच, विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच बिकम वीक ड्यू टू नो यूज, ठीक है। ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। स्नेक लॉस्ट लिम्ब ड्यू टू बरोइंग हैबिट, स्नेक के पास लिम्स नहीं है, ठीक है। शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ बिकम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग, ठीक है, बट ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेग्स ऑफ डक्स हैव मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग, राइट। तो इट इज द यूज एंड डिसयूज थ्योरी। इसके लिए ऑब्जेक्शन ये है कि मॉडिफिकेशंस आर नॉट ऑलवेज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज दीज आर नॉट चेंजेस इन द जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल में चेंज नहीं हुआ है। ये रहा जिराफ, राइट। देखो कैसे धीरे धीरे उसकी नेक स्ट्रेच होती गई एंड लंबी हो गई, ठीक है। तो ये कहना किसका था, लामार्क का, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू इवोल्यूशन, राइट। जैसे जैसे वेरिएशन अक्यूमुलेट होते जाएंगे, एवरी जनरेशन देयर विल बी वेरिएशन, और यही वेरिएशन से आगे क्या होगा, न्यू स्पीसीज विल बी इवॉल्व्ड एंड ओरिजिनेटेड। तो स्पीसीज होता क्या है बेसिकली, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर एंड गिव राइज टू अ न्यू, यू कैन से ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। अगर आप बात करो रिप्रोडक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, तो जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो मेनी टाइम्स इनफर्टाइल होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, स्टराइल हो जाता है, ठीक है। टाइगर की एक स्पीसीज है, लायन की स्पीसीज अलग है, कैट, डॉग, इनकी स्पीसीज अलग है, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म दे कैन रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, राइट, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन्हीं को बोलते हैं हम स्पीसीज। Each species has its own specific geographical conditions, food, habitat, reproductive ability, as well as period of reproduction. ठीक है, हर एक स्पीसी का ये सारे कैरेक्टर अलग अलग दिखेंगे आपको, ठीक है। इवन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी चेंज होते हैं कुछ कुछ, ठीक है।
नाउ स्पीसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये तो हमने देख लिया, बट व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज? फर्स्ट फैक्टर इज जेनेटिक वेरिएशन, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल अचानक से एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, अचानक से जेनेटिक वेरिएशन आ गए, changes in the genetic constituent of living organism due to factors like mutation. Suppose mutation हो गया, right? एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उसकी कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, उनके जीन्स में म्यूटेशन हो गया। जब ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे तो वही म्यूटेटेड जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, उससे अलग प्रोटीन भी बन सकता है, कैरेक्टर भी अलग दिख सकते हैं, एंड देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ओवर द टाइम। देन जियोग्राफिकल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पॉपुलेशन है, राइट? एक पॉपुलेशन है और वो ड्यू टू जोग्राफिकल जोग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है, वो दो हिस्सों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है। सपोज एक स्क्विरल की पॉपुलेशन है, उनके बीच में क्या हो गया, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, मतलब कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन से उनकी जो पॉपुलेशन है वो दो हिस्सों में बट गई। अब सपोज यहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशन इज द रिवर, बीच में क्या है, रिवर है, इस साइड एक आधी पॉपुलेशन है स्क्विरल की, इस साइड एक आधी पॉपुलेशन है। नाउ ड्यू टू द रिवर इन बिटवीन, दे कैन नॉट क्रॉस द रिवर एंड रीच ईच अदर, ठीक है। अगर एक दूसरे के ग्रुप में नहीं जा पाएंगे तो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब यहाँ की जो स्क्विरल है वो यहीं पे रह गई, यहीं पे रिप्रोड्यूस करेगी, नए और नए ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगी, ठीक है। एंड ओवर द पीरियड धीरे धीरे इस पॉपुलेशन में वेरिएशन जो इंक्लूड होते जाएंगे, उससे नई स्पीसीज बनेगी। वेर एज यहाँ की जो पॉपुलेशन है स्क्विरल की, इसमें भी सेम तरीके से धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये अपने अपने में ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और नई स्पीसीज धीरे धीरे फॉर्म होगी। जब बहुत सालों बाद आपने क्या किया, यू ट्राई टू ट्रांसफर, सपोज इस पॉपुलेशन से एक स्क्विरल को उठा के इधर डाल दिया और देखा कि वेदर दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस और नॉट, वो नहीं रिप्रोड्यूस कर पाएंगे बिकॉज बोथ द स्पीसीज आर नाउ डिफरेंट, ठीक है। एक ही पॉपुलेशन से दो अलग स्पीसीज बन गई है, और स्पीसी अलग हो जाएगी तो वो नेचुरली एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करते, राइट? देयर आर रिप्रोडक्टिव चेंजेस एज वेल। कुछ रिप्रोडक्टिव चेंजेस, अगर इफ देयर आर चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उससे भी क्या हो सकता है, नई स्पीसीज फॉर्म हो सकती है। आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन कैन बी जियोग्राफिकल आइसोलेशन या फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। वैसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, जियोग्राफिकल आइसोलेशन का एग्जांपल तो हमने देख ही लिया स्क्विरल में, ठीक है, उसी में आता है ये, राइट? तो सेपरेशन ऑफ सिंगल पॉपुलेशन इनटू सेवरल पार्ट्स और ग्रुप्स, राइट, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन, राइट? आइसोलेशन में भी ऑफ टू टाइप्स, रिप्रोडक्टिव एज वेल एज geographical, ठीक है। So these are different factors for the formation of new species. Next we have geographical isolation. इसमें क्या होगा, separation due to geographical barriers like rivers, mountain, ocean, valley, island, forest, etc. जिसकी वजह से क्या होगा, एक population दो हिस्सों में बढ़ जाएगी and they will not be able to reproduce with each other after many years because ये population अलग से new species form करेगी, ये population अलग से new species form करेगी, right? That's why there will be no further reproduction, new species will be formed. Example है Darwin's finches, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल अगर चेंज होता है, जैसे अगेन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो सकता है। ये और ये दो पॉपुलेशन, बेसिकली एक पॉपुलेशन से जो दो स्पीसीज बनी है, उनका अब जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, राइट? इवन देयर जेनेटल स्ट्रक्चर्स कैन चेंज। तो ये है डार्विन्स फिंचेस। गैलापागोस आइलैंड पे जब डार्विन ने स्टडी किया था प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उसमें इन्होंने मेजर स्टडी किया था ऑन दिस फिंचेस। उन्होंने देखा कि एक मेन पॉपुलेशन थी फिंचेस की, जो सीड ईटिंग थी, ठीक है। इस पॉपुलेशन से कुछ बर्ड्स क्या हो गए, उसी आइलैंड के अलग अलग रीजन्स में, ज्योग्राफिकल रीजन में जाके क्या हो गए, सेटल हो गए, और वहीं पे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी स्पीसीज आगे डेवलप करी, तो अलग स्पीसीज फॉर्म हो गई। क्या चेंजेस हुए हैं उनमें, बिग की जो साइज है, लेंथ है या स्ट्रक्चर है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। बिग की साइज आपको, मतलब बिग का स्ट्रक्चर आपको क्या होता दिखेगा, अलग दिखेगा। इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दैट वेर ईटिंग। कुछ फिंचेस ने सीड खाना स्टार्ट कर दिया, कुछ ने कीड़े वगैरह, ठीक है, वर्म्स वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया, इनसे खाना स्टार्ट कर दिया, कुछ फ्रूट खाने लग गए, राइट?
तो अकॉर्डिंग टू द फूड दे वर गेटिंग, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो बिग की साइज एंड शेप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर मेन पॉपुलेशन से क्या हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन और अलग अलग स्पीसीज ऑफ दिस फिंचेस वर डेवलप्ड। ठीक है, तो ये एक ही पॉपुलेशन से अलग अलग स्पीसीज बनी है। तो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, इवोल्यूशन में, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन, राइट, मेन। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसा हो, हमारे इवोल्यूशन की बात करते चलो, राइट। हमारा जो इवोल्यूशन है इट अप्रोक्सीमेटली बिगिन 7 करोड़ ईयर्स बैक। ठीक है, अब से लेकर 7 करोड़ ईयर अगो हमारा जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ लास्ट डायनासोर्स, जब डायनासोर्स डिसअपियर हो गए, उनका एक्सटेंशन हो गया, उसके बाद हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो हमारे जो एंसेस्टर्स है, यू कैन से फर्स्ट फॉसिल जो था वो अफ्रीका में मिला था। कहां पर, अफ्रीका में, राइट। तो एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन डेवलप फ्रॉम एनिमल्स विच रिजेंबल मॉडर्न लेम्यूर लाइक एनिमल। ठीक है, मॉडर्न लेम्यूर जैसा दिखता है ना, वैसे हमारे एंसेस्टर थे, उस उन्हीं से हमारा क्या हो गया, इवोल्यूशन होता गया। ठीक है, अब अफ्रीका में हमारे पहले क्या मिले, फॉसिल्स मिले, राइट। अब इन द आफ्टर अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो, इस अब से लेकर 4 करोड़ ईयर्स अगो बैक, अफ्रीका में क्या था, द टेल्स ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स डिसअपियर। ये जो एनिमल्स है, मंकी लाइक एनिमल्स थे, वहां पर इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ बेसिकली ह्यूमन का, अफ्रीका में। तो वहां पर ये जो मंकी लाइक एनिमल थे, उनकी टेल क्या होने लगी, डिसअपियर होने लगी। धीरे धीरे उनसे एप लाइक मैमल्स क्या, एनिमल्स क्या हो गए, डेवलप हो गए। ठीक है, इन्हीं को बोला गया एजिप्टोपिथेकस। इजिप्टोपिथेकस इनको बोला गया। ठीक है, जो मंकी लाइक एनिमल्स थे अफ्रीका में, उनकी टेल क्या होती गई, ग्रेजुअली डिसअपियर होती गई। ठीक है, ऑब्वियसली उनकी जो मूवमेंट है, ब्रेन का फंक्शन है, वो चेंज हो गया, उनकी पोस्चर इंप्रूव होने लगी धीरे धीरे, उसके वजह से उनमें कुछ चेंजेस दिखे। तो इन्हीं एनिमल्स को, एप लाइक एनिमल्स को, जिनमें अब टेल नहीं थी, डिसअपियर हो गई थी, उनको बोला एजिप्टोपिथेकस। इन इजिप्टोपिथेकस में से कुछ माइग्रेट कर गए। ठीक है, दे माइग्रेटेड टू साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, और उन्होंने वहां पर फॉर्म कर लिए, मतलब दे फॉर्म और दे यू कैन से डेवलप्ड इनटू गिबन्स एंड ओरांगुटन लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ आ रहा है? अफ्रीका में जो मंकी लाइक एनिमल्स थे, उनकी टेल डिसअपियर होने लगी, उनकी पोस्चर, ब्रेन डेवलपमेंट होने लग गई, उनसे बने एजिप्टोपिथेकस। एजिप्टोपिथेकस क्या हो गए, दे माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका टू साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। वहां पर उनका इवोल्यूशन हुआ इनटू गिबन्स एंड ओरंगुटन। कुछ जो अफ्रीका में रह गए थे, उनका चेंज या फिर उनका डेवलपमेंट किस में हुआ, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी में हुआ। ठीक है, अराउंड 2.5 ईयर्स, करोड़ ईयर्स अगो। ठीक है, इन्हीं से आगे क्या डेवलप हो गया, ड्रायोपिथेकस। इन्हीं से आगे डेवलपमेंट हो गई ड्रायोपिथेकस की। 2 करोड़ years ago, human-like animals who used hands for eating and other work were evolved. Dryopithecus जो है उसने स्टार्ट कर दिया यूज ऑफ हैंड, ठीक है, फॉर ईटिंग एंड अदर वर्क, इसको हम बोलेंगे ड्रायोपिथेकस। नाउ ड्यू टू रिडक्शन इन फॉरेस्ट, ये जो ड्रायोपिथेकस वगैरह है, एप्स, दे स्टार्टेड लिविंग ऑन लैंड। जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होने लगा, पहले तो फॉरेस्ट में रहते थे, अब फॉरेस्ट जैसे कम होने लगा है, ये लैंड पे रहने लग गए। ड्यू टू दिस, ये जो चेंजेस वगैरह हुए उनमें, राइट, ऑब्वियसली लैंड पे और फॉरेस्ट पे अगर रहना है, राइट, फॉरेस्ट से जब वो लैंड पे आए तो उनमें कुछ चेंजेस हो गए, जैसे उनका पोस्चर चेंज होने लग गया, धीरे धीरे दे स्टार्टेड स्टैंडिंग ऑन 2 legs। ठीक है, बाइपेडल लोकोमोशन को बोल सकते हो, राइट। पोस्चर चेंज होने लग गया, ब्रेन की कैपेसिटी चेंज होने लगी, ब्रेन डेवलपमेंट होने लगी। नाउ ड्यू टू दिस देयर वर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर वर्टिब्रल कॉलम। पहले कैसे थे, क्वाड्रुपेडल, 4 पैरों पे चलते थे, अब धीरे धीरे 2 पैरों पे चलेंगे, तो वर्टिब्रल कॉलम की पोस्चर क्या होने लगी, चेंज होने लगी। लंबर है ना, कमर के जो बोन है वो चेंज होने लगे, उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लग गया। दस दे वर एबल टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर एंड दे कैन यूज देयर हैंड, राइट। 4 पैरों पे चल रहे थे, अब 2 ही पैरों पे चल रहे, तो 2 हैंड क्या हो गए, फ्री हो गए, तो दे कैन यूज देम। नाउ फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन एप लाइक, you can say first record of man like ape was found in East Africa। ठीक है, and that is Ramapithecus। कौन है, Ramapithecus। ठीक है, फर्स्ट फॉसिल और फर्स्ट रिकॉर्ड है हमारे पास, दैट इज Ramapithecus।
पहले तो ड्रायोपिथेकस था, बट उसका कुछ हमारे पास एज सच फॉसिल नहीं है या फिर कुछ हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो रामापिथेकस को हम कंसीडर करते हैं एज अ फर्स्ट फॉसिल जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड है प्रॉपर, ठीक है। फिर रामापिथेकस से क्या हुआ, डेवलप हुआ ऑस्ट्रालोपिथेकस, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, एप्स की साइज ग्रू हो गई एंड इंटेलिजेंस बढ़ने लग गया, ब्रेन कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ने लग गई, राइट। अराउंड 20 लाख years human like animals shared morphological similarities with member of genus homo। धीरे धीरे वो क्या करने लग गए, उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज होने लगी है और ह्यूमन जैसे दिखने लग गए, राइट। देन डेवलप हुआ नियंडरथल मैन। कौन डेवलप हुआ, नियंडरथल मैन, जिसमें क्या था, कंसिडर्ड एज फर्स्ट वाइज मैन। पूछा जा सकता है फर्स्ट वाइज मैन कौन था, पहले किसका हमारे पास रिकॉर्ड मिला है, फॉसिल रिकॉर्ड, तो रामापिथेकस। फर्स्ट वाइज मैन कौन था, नियंडरथल मैन, ठीक है। अबाउट 1.5 लाख ईयर्स अगो वो क्या हुआ था, इवॉल्व हुआ था, राइट। उसकी क्रेनियल कैपेसिटी ऑब्वियसली बढ़ती गई, राइट, एंड ही डिस्कवर्ड फायर। उसने क्या किया, फायर का डिस्कवरी किया, राइट। आपने देखा होगा ना हिस्ट्री के बुक में, राइट। तो ही डिस्कवर्ड द फायर, ही कुड कंसिडर एज द मेंबर ऑफ वाइज मैन, राइट। नेक्स्ट इसी को क्या करने लगे, होमोसेपियन, अब धीरे धीरे इससे बनेंगे। तो क्रो-मैग्नन नेक्स्ट आया, क्रो-मैग्नन हु इवॉल्व्ड अराउंड 50,000 ईयर अगो एंड नाउ द इवोल्यूशन बिकम फास्टर। इससे आगे क्रो-मैग्नन के बाद इवोल्यूशन क्या हो गया, फास्टर हो गया। धीरे धीरे इन्हीं ने दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग। अब वो सोशलाइज होने लग गए, ग्रुप में रहने लग गए, कल्चरल डेवलपमेंट होने लगी, आर्ट वगैरह डेवलप हो गया, मॉडर्न साइंसेस की डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप होने लग गई, ठीक है। कल्चरल, दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग डिफरेंट कल्चर्स और यू कैन से डिफरेंट फंक्शंस वगैरह वो सेलिब्रेट करने लग गए, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग त्योहार वो सेलिब्रेट करने लग गए, राइट। तो इस तरीके से उनमें क्या हुआ, इमोशनल डेवलपमेंट भी होने लग गई, राइट। सो आफ्टर दिस आप देख सकते हो ये सारे कैरेक्टर कौन शो करता है, मॉडर्न मैन, राइट। मॉडर्न मैन विल बी डेवलप्ड, यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज ऑस्ट्रालोपिथेकस, फिर उससे बना होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंस, ठीक है, एंड होमो सेपियन विच इज द हाईली डेवलप्ड, ठीक है, मॉडर्न मैन यू कैन से। इस तरीके से क्या हो चुका है, इवोल्यूशन, ठीक है, राइट। तो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। विद दिस वी एंड एक्चुअली ह्यूमन इवोल्यूशन से जो भी आपको मैंने बताया कि फायर का किसने यू कैन से डिस्कवरी किया, फिर किसने किसको बोला जाता है वाइस मैन, राइट। देन फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड हमें किसके मिले हैं, वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट। देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वगैरह किस या फिर किस यू कैन से कौन से फॉसिल या फिर यू कैन से कौन से ह्यूमन से स्टार्ट हो गई, क्रो मैग्नन वगैरह वहां से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो वैसे आपको क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो उसको याद कर लेना बस, राइट। सो विद दिस वी विल एंड दिस चैप्टर हियर। हमने ह्यूमन इवोल्यूशन भी कर लिया, वी डिस्कस्ड अबाउट हेरिडिटी, वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट यू कैन से इविडेंसेस, इवोल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया, यूनिवर्स कैसे डेवलप ये हुआ, इवॉल्व हुआ, देन अर्थ उस पे लाइफ कैसे आई, राइट। देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, राइट, डिफरेंट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड होमो यू कैसे होमो सेपियन का इवोल्यूशन या फिर ह्यूमन का इवोल्यूशन हमने डिस्कस किया एज अ लास्ट पॉइंट। तो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर हियर and obviously we will meet in another lecture with a new chapter, new topic, and till then take care, bye bye, keep learning.